हेलो हेलो हेलो, परिश्रम 2026 बैच में आप सभी का स्वागत है एक और फिजिक्स के लेक्चर के अंदर। और होपफुली आज का लेक्चर पक्का आखिरी ही होगा, ठीक है ना। ऐसी अपन उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं, ये उम्मीद पूरी भी कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 है, इतना मुझे पता चल चुका है कि 10 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के, ठीक है ना। और तसल्ली से कोई चीज पढ़ी जाएगी तो उसमें समय लगता ही है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो शुरू के 4 चैप्टर हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं, इनमें ज्यादा लेक्चर लगते हैं, लेकिन उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है ना। फिर उसके इतने लंबे चैप्टर नहीं, शुरू के 4 चैप्टर जो है वो बड़े हैं, ठीक है। खैर सही है। आज पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आखिरी थ्योरी लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे, सवाल लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले आपको क्या करना है ये मैं आपको बता के जाऊंगा, ठीक है। तो आपको होमवर्क मिलेगा, वो होमवर्क आपने सोच समझ के करना है, ढंग से करना है, ठीक है, प्रॉपरली फॉलो करना है। खैर उससे पहले हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। आज हमने पढ़ना है कि डाइलेक्ट्रिक को अगर कैपेसिटर के अंदर डाल दिया जाए तो क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद फायर वाला इमोजी बनाने के लिए और मुझे बताने के लिए कि मेरी आवाज सही है और वीडियो भी सही से दिखाई पड़ रही है। ठीक है जी, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा बैकलॉग से ऊपर उठ जाओ, अब बैकलॉग से थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए अब, है ना। बैकलॉग तो बहुत पुरानी बीमारी हो गई, अब कोई नई बीमारी लेकर के आओ, है ना, है ना। अच्छा नहीं लगता बैकलॉग बैकलॉग वाली बातें। तुम कब तक चिल्लाओगे, हैं कब तक बोलोगे कि बैकलॉग है कब तक कब तक कब तक ये बीमारी चलेगी बैकलॉग की। बेटा ऊपर उठ जाओ बैकलॉग से, ठीक है। मैं बात उनसे कर रहा हूं, मैं पढ़ा उन्हें रहा हूं जो डेली पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। मैं बात उनसे करता हूं क्लास के अंदर और पढ़ाता उनको हूं जो डेली पढ़ रहे हैं। अगर आप डेली पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बैकलॉग पाले बैठे हो तो यहां लिखने का मतलब नहीं है कि कोई बैकलॉग है। बैकलॉग है तो फिर यहां आपका मतलब ही नहीं है कोई होने का। आप जाकर के बैकलॉग क्लियर करके आइए पहले, फिर आप इस क्लास में होने चाहिए हो, समझ गए ना भाई। तो बैकलॉग वालों से मेरा कोई तब तक रिश्ता नहीं है जब तक बैकलॉग पूरा नहीं हो जाता, ठीक है जी। यहां पे बैकलॉग लिखने से कोई मतलब नहीं है। कोई नई बीमारी बताओ अगर हो तो, ठीक है ना, है ना। कोई नई प्रॉब्लम बताएं। हाँ बैकलॉग नहीं है ये बताना अच्छी बात है, ठीक है ना। बैकलॉग है ये यहां पर बताने से बैकलॉग थोड़ी पूरा हो जाएगा। बैकलॉग तो बैकलॉग पूरा करने से ही पूरा होगा। यहां मुझे बता देने से कि बैकलॉग हो रहा है, ये बैकलॉग हो गया है, उससे बैकलॉग थोड़ी ना पूरा होता है, ठीक है ना। तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही आगे, मैं थोड़ी रुक जाऊंगा। अच्छा इसका बैकलॉग है, अच्छा चलो रुक जाते हैं, आज का लेक्चर कैंसिल कर देते हैं। एक काम करो बेटा, बैकलॉग ही पूरा कर लो, आज हम नहीं पढ़ाएंगे कुछ, ऐसा थोड़ी ना होगा। मैं तो आगे बढ़ूंगा ही, आपको तेज चलना है थोड़ा बस, क्योंकि आप लेट आए हो, आप लेट ज्वाइन हुए हो, है ना। स्कूल में तो फिर तुम्हारा गजब ही बैकलॉग हो रखा होगा। स्कूल वाले तो पता नहीं कहा चौथे चैप्टर में भाग गए हैं। बच्चे हमको बताते हैं, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो बताते हैं कि स्कूल में सर हमारी तो मैडम ने 5वां चैप्टर स्टार्ट करवा दिया है, 5th चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर चालू हो गया। वहां तो शुरू के वो 4 चैप्टर जो है हाथी जैसे वो भी खत्म करवा दिए स्कूल में। तो फिर तुम्हारा तो फिर गजब ही बैकलॉग है फिर तो यार, कि तुम्हारा तो अभी तक मतलब दूसरे चैप्टर ही पूरा होने जा रहा है अभी। तो अगर इसका तुम्हारा बैकलॉग है तो क्या कर सकते हैं भाई, रेगुलर पढ़ो, रेगुलर पढ़ना है। और जिन बच्चों का बैकलॉग है, अगर उन्होंने लेट बैच ज्वाइन करा है तो भाई जल्दी से पढ़ें, डेढ़ गुना पे पढ़ना है आपको, ठीक है ना। 1.5x की स्पीड कर लो वीडियोस की, ठीक है। तरीके हैं, टेक्निक हैं, ये तो आपको पता होने चाहिए भाई, कि हम थोड़ा सा नोट्स देख लें जल्दी से। पहले एक बार नोट्स देख लोगे तो आप फिर 1.5x पे भी पढ़ पाओगे, ठीक है। जो कोई भी लेक्चर मान लो नया आया, आपको पता ही अगला लेक्चर है मेरा, ये मुझे अभी पूरा करना है, मेरा बैकलॉग है ये, उसके नोट्स देख जाओ पहले, उस पर फटाफट नोट्स पे नजर मार जाओ। कुछ कुछ तो समझ में आएगा, कुछ कुछ तो पल्ले बैठेगा, आपके दिमाग में कुछ कुछ तो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेक्चर को देख लो 1.5x पे, ठीक है ना, मतलब थोड़ी सी स्पीड से देख लो, तो आप जल्दी से अपने बैकलॉग को पूरे कर पाओगे। बैकलॉग पूरे करने के बहुत टेक्निक है यार, आपको पता ही होनी चाहिए सब चीजें भाई, ठीक है ना। कि आपने छुट्टियों का उपयोग करना है अपने, ठीक है ना। लाइव लेक्चर में मत आओ, अगर बैकलॉग ज्यादा है तो लाइव लेक्चर मत अटेंड करिए, आप रिकॉर्डेड ही देखिए, बाद में देखिए, ठीक है। लाइव लेक्चर में घुस के और लिखने का यहाँ पे कि बैकलॉग हो गया है जी, तो मैं क्या करूं यार इसमें, मैं तो आगे पढ़ाऊंगा ही ना बेटा। आपको खुद सोचना है, तो 12वीं का बच्चा इतना बड़ा बच्चा है, सोच। या तो ना कि 9th का कोई बच्चा है या 8th का कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसको समझाना पड़ेगा बेटा बैकलॉग की स्पेलिंग होती है BACKLOG। ये होता है क्योंकि आप आलसी हैं, ये होता है क्योंकि आप बाई चांस बीमार हो गए थे, ये होता है कि आपको बैच के बारे में लेट पता चला। ऐसे बताना पड़ता है 9वीं क्लास के बच्चे को, 8वीं क्लास के बच्चे को कि बेटा बैकलॉग क्या होता है। अब तुम 12वीं में आ गए यार, है ना। कब से तो पता नहीं, तुम ऑनलाइन एजुकेशन देख ही रहे हो कैसे चल रही है, ठीक है ना। सब चीजें अवेलेबल है आपके पास, रिसोर्सेज सब कुछ है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, पढ़ो उनको, जल्दी से निपटाओ और बैकलॉग पूरा करके आओ फिर लाइव क्लास में, ठीक है ना। यहां लिखने से, वो भी 10वें लेक्चर में आकर के लिख रहे हो कि बैकलॉग है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो चालू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है।
डांट वाट मैं नहीं रहा था यार, मैं डांटूंगा? इतने बड़े बच्चे को क्या ही डांटना है ना, इतने बड़े बच्चे को तो थोड़ा बहुत समझाया ही जा सकता है, ठीक है ना, कि आप अपना माइंडसेट ठीक करिए भाई, ठीक है ना, अपना माइंडसेट सही करो। यहाँ पे बैकलॉग वाली बीमारी लिखने से क्या होगा भाई, ये बहुत भयंकर बीमारी होती है ये बैकलॉग, है ना, लाइव क्लास में आने से सॉल्व नहीं होती, ठीक है। चलिए, हमारा आज का टॉपिक और मेजर टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है वो यही है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। अब हम क्या करने वाले हैं, कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है ना, उसमें डाइलेक्ट्रिक घुसा देंगे बीच में। कैसे, समझाता हूं। देखो जी, मान लो ये आपकी कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली प्लेट है, ठीक है ना, ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, ये कैपेसिटर की क्या है, नेगेटिव वाली प्लेट है, ठीक। आपने क्या किया, आपने इसके बीच में कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में क्या घुसा दिया, एक डाई इलेक्ट्रिक घुसा दिया, ठीक है। जस्ट इमेजिन क्या घुसा दिया बेटा, डाई इलेक्ट्रिक घुसा दिया। इसको हम थोड़ा रंग बिरंगा कर देते हैं, ठीक है जी, थोड़ा सा रंग बिरंगा कर दिया इसको, ठीक है। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक घुसेगा होगा क्या, डाइलेक्ट्रिक जैसे ही घुसेगा, आपको पता है यार कैपेसिटर तो अपना काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चलाने वाला, तो कैपेसिटर तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चलाएगा, सही बात है ना भाई, कैपेसिटर तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चलाएगा, वो एक तरीके से ई एक्सटर्नल होगी भाई। डाइलेक्ट्रिक के लिए तो वो बाहर से ही आई है ना, अरे कैपेसिटर की प्लेटें भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है कि नहीं बनाती, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में होगी नहीं होगी, होगी ना, तो वो एक्सटर्नल फील्ड होगी किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक के लिए। अब आपको पता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होना चालू होता है, कल वाली क्लास में बहुत कुछ जाना था हमने पोलराइजेशन के बारे में, पोलराइज होना चालू होता है, यहां पर सारे प्लस चार्ज आके इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठे हो जाते हैं, और ये तो सच बात भी है। तो इनके बीच में क्या चालू हो जाती है, इनके बीच में ईपी चालू हो जाती है, ईपी बोले तो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो जाती है, और दोनों की कट होकर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है फिर वो इसी दिशा में बनती है ना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर इसी दिशा में बनती है। तो मोटी मोटी बात करें, अब बार बार मैं ये बात नहीं करूंगा कि ईपी बन रही है, ई एक्सटर्नल बन रही है, आपको बस यही समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो है वो इस दिशा में बनेगी, इस दिशा में बनेगी, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक, बढ़िया। अच्छा, अब हुआ क्या, जैसे ही आपने एक डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर ऐड करवाया, घुसाया, कैपेसिटर की प्लेटों में जैसे ही डाइलेक्ट्रिक घुसाया, एक तो डाइलेक्ट्रिक के आने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के, उसकी वजह से प्रभाव पड़ने चालू होते हैं कैपेसिटेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों पर, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ दो चीजों की स्टडी करते हैं। पहली, कैपेसिटेंस, ठीक है। आप मुझे बताओ, सिर्फ कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, आप मुझे बताओ कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सर जनरल फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, हाँ ना, बोलो, यही होता ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब जैसे ही आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया, जैसे ही आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, आपको पता है कि मीडियम में चेंज आया है। अब एप्सिलॉन नॉट अकेला नहीं लिखा जा सकता, बगल में उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर सही बात है। तो ये तो हो गया इनिशियली क्या था, है ना, ये तो हो गया इनिशियली क्या था कैपेसिटर का हाल, है ना। लेकिन फाइनली यानी आफ्टर इंसर्शन यानी इंसर्ट करने के बाद, आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक घुसाने के बाद क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक घुसाने के बाद कैपेसिटेंस अब सी नहीं रहेगी, कुछ सी डैश हो जाएगी, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि कुछ तो चेंज आएगा कैपेसिटेंस में, है ना। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो चेंज कैसा आएगा, वो चेंज आएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ आप के एप्सिलॉन नॉट ऐसे और मल्टीप्लाई करके लिखोगे, बाकी सब वैसे का वैसे ए बाय डी। बेटा एक बात बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी तो पुराना वाला सी ही था, हाँ सर वो तो पुराना वाला सी था, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जो सी डैश है वो के टाइम्स सी हो गया है? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। यानी कैपेसिटेंस पहले से बढ़ गई है कि घट गई है? अरे बोलिए, अगर हम डाइलेक्ट्रिक घुसाते हैं तो कैपेसिटर की होल्डिंग कैपेसिटी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी पहले से बढ़ती है कि घटती है? बेटा बढ़ती है, के टाइम्स इंक्रीज हो गई, समझ गए ना। डाइलेक्ट्रिक ऐड करने के बाद कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक बात है। कैपेसिटेंस क्या होगी, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, बढ़िया समझ में आया। तो ये थी कैपेसिटेंस की बातें, ये थी कैपेसिटेंस की बात कि कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। यहां लिख देता हूं, नोट का पॉइंट है ना, सी विल इंक्रीज बाय
या फिर ऐसे बोलो सी विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ, ऐसे अ फैक्टर ऑफ के। ठीक है, हजम करो इस बात को, हजम करिए जल्दी से, जल्दी जल्दी से हजम करिए भाई, के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सही बात है कि नहीं? ठीक है ना। सिमिलरली पहली बात मैंने कैपेसिटेंस की करी, दूसरी बात मैं करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैंने कहा था दो चर्चा करूंगा, एक कैपेसिटेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? जैसे ही हम कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक घुसाते हैं, उससे पहले क्या हाल था वो बात करते हैं कि भाई सिर्फ एक कैपेसिटर है, ये प्लस ये माइनस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। भाई दोनों प्लेटें हैं ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इनिशियली बात हो रही है, ये इनिशियली जब नहीं घुसाया है, तब की बात हो रही है। तो ई क्या है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा की जगह पर आप क्यू बाय ए भी लिख सकते हो, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। कोई टेंशन तो नहीं आपको? ऐसे लिख सकता हूं, कोई टेंशन तो नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया इसमें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तब क्या होगा? देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप तब ई नहीं लिख सकते, तब आपको ई डैश लिखना पड़ेगा। कुछ तो चेंज आएगा, देखो आता है कि नहीं आता, वो तो बात की बात है, लेकिन हमने पहले से मान लिया कुछ तो चेंज आएगा, ठीक है ना। अब कुछ तो चेंज आएगा तो इसका मतलब क्यू बटा, ये लिख रहा हूं क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट खाली नहीं लिख सकता बेटा, के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो, मीडियम के लिए परमिटिविटी फ्री स्पेस की नहीं रहेगी ना, क्योंकि साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। यह तरीका है लिखने का, आपको पहले ही बताया हुआ है। कूलम्स फोर्स जब बताई थी ना पहले चैप्टर में, तब यह चीज बताई थी मैंने, याद करो कि जब आपने दो चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया तब फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। फोर्स के से डिवाइड हो गई थी, आया याद? चैप्टर 1 की बातें हैं बेटा ये, ठीक है। अब बैकलॉग यहां पे आके चिल्लाओगे तो कहां से चैप्टर 1 याद रहेगा तुम्हें? चैप्टर 1 पहले कंप्लीट करके फिर चैप्टर 2 में घुसो बेटा, लाइव क्लास में ना आए अगर आपका बैकलॉग है तो, ठीक है। इतनी समझदारी आप में होनी चाहिए। देखो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, इसके अलावा एक 1 बाय के अलग आ गया, बाकी सब वैसे के वैसे ही है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। क्या समझ पा रहे हो? के अलग लिख लिया मैंने, के को 1 बाय के को मैंने अलग लिख लिया, बाकी सब वैसे के वैसे ही। और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा? ये तो ई ही है, ई डैश जो होगा वो ई बाय के होगा। एक बात बताओ, क्या मैं कल से आपको ये कॉन्सेप्ट कह के नहीं समझा रहा? क्या यही चीज मैं आपको कल से नहीं समझा रहा? क्या कॉन्सेप्ट कह के कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डिवाइड बाय के हो जाएगी। कल ही से समझा रहा हूं ये बात मैं आपको, ये यादों की बारात है भाई, ये यादों की बारात है कि जो ई नेट होगा वो ई एक्सटर्नल डिवाइड बाय के होगा। कल हमने यूज किया इसको, कल हमने इस यादों की बारात को यूज किया मल्टीपल जगह बोल के। कॉन्सेप्ट है ये, देख कॉन्सेप्ट कहां से आया बता रहा हूं। अब मत बोलियो कि खाली रटवा दिया है सर, रटवाते हम नहीं है भाई। जब जरूरत नहीं होगी तो फिर फॉर्मूला ही सीधा बताना पड़ेगा भाई, क्या करें। ये कॉन्सेप्ट इधर का है कि जब डाइलेक्ट्रिक घुसाया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर असर पड़ता है, वो के से डिवाइड हो जाती है। तो यहां पर जैसे सी इंक्रीज हुआ है, ई डिक्रीज हो गया है ना। सी तो के टाइम्स हो गया है ना, लेकिन ई जो है वो 1 बाय के टाइम्स हो गई है, यानी के फैक्टर से डिक्रीज हो गई है। समझ गए ना? ई इज डिक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ के, ठीक है ना। के फैक्टर से डिक्रीज हुई है, यानी डिवाइड में लिखना है उसको आपको, 1 बाय के है वो 1 बाय के टाइम्स है, ऐसा लिखना पड़ेगा। मोटी बात समझ लो कि सी बढ़ेगा उसी फैक्टर से और ई घटेगा उसी फैक्टर से, ठीक है। मोटी बात ये थी। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? एप्सिलॉन नॉट के बगल में बस के आ गया और उसी को अलग लेकर के हमने फॉर्मूला निकाल लिया। फॉर्मूला क्या निकाल लिया? कॉन्सेप्ट निकाल लिया, मतलब जो काम आता है अपने को। आइए एक सवाल देखते हैं। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैपेसिटर एक ही बात होती है। ऑयल बिटवीन द प्लेट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, उसकी कैपेसिटेंस है C। कह रहा है इफ द ऑयल इज रिमूव्ड, कह रहा है ऑयल रिमूव कर दिया, मतलब पहले से जब कैपेसिटर में ऑयल था, ठीक है, ये ऑयल है, ये ऑयल का K2 है, ठीक है। जब पहले से ऑयल था तब कैपेसिटेंस थी C, तब कैपेसिटेंस यानी C डैश क्या था? C था। कह रहा है अब ऑयल रिमूव कर दिया जी, अब ऑयल नहीं है, ऑयल रिमूव हो गया, यानी क्या है अब क्या है? अब एयर है, यानी फ्री मीडियम है, अब तो फ्री स्पेस है अब तो, ठीक है ना। तो अब C क्या होगा?
है ना। अब का सी क्या होगा, तो इसको सी डबल डैश ले लो, क्योंकि हम इसको सी डैश लेते हैं जब हमने मीडियम में कुछ डाला होता, मतलब कोई मीडियम डाला होता है तो उसको सी डैश लेते हैं, और सी डैश को इसने सी बोल दिया है तो हम इसको सी डबल डैश ले लेते हैं। क्या दिक्कत है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कुछ भी ले लो यहां पर आप C1 C2 ले लो, चाहे आपको डबल डैश की आदत नहीं है, मुझे है, आपको डबल डैश की आदत, सिंगल डैश की आदत नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको C1 ले लो, इसको C2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले C1 C2 ले लेता हूं। चल, मेरे सर ऐसे करते थे, मेरे सर की आदत थी, एक सी लेते थे, फिर एक सी डैश लेते थे, फिर सी एक डबल डैश लेते थे, फिर सी एक ट्रिपल डैश भी लेते थे, जब इस तरीके से पढ़ाते थे अपने को, है ना। तो मुझे वैसी वाली आदत है, कोई बात नहीं, हम इसको सी ले लेते हैं और इसको C2 ले लेते हैं। सही। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक में, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक घुसाते हैं तो वो बढ़ा हुआ होता है, वो बढ़ा हुआ होता है, और किस फैक्टर से बढ़ता है, किस फैक्टर से बढ़ता है, मतलब देखो, ये तो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस में अगर डाइलेक्ट्रिक घुसाते हैं, फ्री स्पेस में अगर डाइलेक्ट्रिक घुसाते हैं तो इसी का k टाइम्स हो जाता है, यानी जो C1 है वो k टाइम्स C2 है। क्या बात समझ रहे हो, k टाइम्स हो जाता है ना, k से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो C1 है, जो बाद वाला है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया तो वो C1 है और वो k टाइम्स C2 है, मतलब जब एयर रखी गई है तो उसके मल्टीप्लाई में आएगा ये। सही बात है कि नहीं। अब C1 क्या है, C1 यहां पे C गिवन है, K क्या है, K यहां पे 2 गिवन है, और C2 आपको फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है आपको कि जब ऑयल रिमूव कर दिया तब क्या होगा बेटा, उसी के फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, C/2 आंसर है इसका, C/2 आंसर है इसका। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है ना, C/2, डी ऑप्शन सही है। एक छोटी सी बात बताओ, इस क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इतना सा सोचो, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तब तो हम सी ही लिखते हैं, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक घुसाते हैं तो के सी लिखते हैं, के टाइम सी लिखते हैं, ऑलरेडी वो आपको सी दिया हुआ है, ठीक है ना, वो जो घुसाने के बाद है वो आपको सी दिया हुआ है। अब जब आप उसमें से हटा दोगे तो मल्टीप्लाई के किया था ना, अब डिवाइड बाय के कर दो, समझ पाए ना, मल्टीप्लाई के किया था तो अब डिवाइड के कर दो, क्योंकि आपने रिमूव किया यहां पे, तो रिमूव करने के लिए के से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ना, के से अपने आप डिवाइड हो गया, C/2 हो गया, यानी C/K हो गया, वो अपने आप ही डिवाइड हो गया उससे, ठीक है ना। आप जैसे मर्जी पकड़ लो इस चीज को, आप मैथमेटिकली पकड़ लो या लॉजिकली पकड़ लो, जैसा मन करे वैसा पकड़ सकते हो आप इसको। एक और सवाल, ये होमवर्क देता हूं आपको, वैसे इजी सवाल है, चलो करा ही देता हूं, इजी सवाल है बहुत। देख, कह रहे कैपेसिटेंस है पेल्पेट कैपेसिटर की विद एयर एज मीडियम, एयर दे रखा है, एयर दे रखा है, यानी सी। जब एयर एज मीडियम हो यानी फ्री स्पेस हो, फ्री स्पेस में तो सी ही लेते हैं जी, ठीक है। वो कितना है, 6 माइक्रोफेराड है, बहुत बढ़िया। कह रहा विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कह रहा जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो कैपेसिटेंस बन गई 30, ओ माय गॉड, यानी सी डैश बन गई 30। समझ गए, ये सब गिवन है, ये सब गिवन है। कह रहा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का मतलब आपसे एप्सिलॉन पूछ रहा क्या होगा, ना कि एप्सिलॉन नॉट, वो तो कांस्टेंट होता है, वो तो दे रखी है वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट नहीं पूछ रहा, वो आपसे एप्सिलॉन पूछ रहा है, और एप्सिलॉन क्या होता है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, है क्या नहीं। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालनी हो अगर, तो एप्सिलॉन m लिखते हैं इसको, या फिर आप इसको सीधा एप्सिलॉन लिख दो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू K टाइम्स, ये चैप्टर 1 की बातें हैं, ये चैप्टर 1 की चर्चा है ये सारी, एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये परमिटिविटी मीडियम की, ये परमिटिविटी फ्री स्पेस की, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ। तो आपको ये निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, K चाहिए। K कहां से आएगा, इन दोनों से आएगा। देख, तुझे पता है C डैश जो होता है वो KC होता है, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, C डैश KC होता है कि नहीं होता, होता है सर। तो हो गया 30 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू K टाइम्स 6 माइक्रोफेराड, माइक्रोफेराड से माइक्रोफेराड गया, 6 कम 6, 6 पंजे 30, K निकल के आ गया 5, K निकल के आ गया 5, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन नॉट क्या है ये, ठीक है ना, ये एप्सिलॉन नॉट है, इससे 5 को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका एप्सिलॉन होगा। अब इसमें से मैच कर लेना कौन आएगा, ठीक है ना भाई, ये देख लेना तुम मल्टीप्लाई करके, 8 5 40, 40 के आसपास जो भी बन रहा होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इन दोनों में से एक आंसर होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, यही होगा, ए आंसर बनेगा इसका। ये तो बहुत पीछे चला गया, -23 ये तो बहुत पीछे चला गया है ना। तो 8 पंजे 40 के आसपास बनेगा, 8 5 40 है ना भाई, पहला 4 आएगा, तो पहला 4 देख, एक तो यहां पे एक यहां पे, यह तो 5 है,
और ये 17 कुछ है, ठीक है ना, यहां बात नहीं बनेगी। बात ए या सी में से कहीं बनती है, लेकिन सी का आप वो देख लो, घात देख लो कितना है, मतलब रेस टू द पावर देख लो, हिंदी में घात देखना बोलते हैं, इंग्लिश में रेस टू द पावर देखना बोलते हैं। माइनस का 23 बन रहा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो ए आंसर सही है इसका, है ना, ऐसे होता आंसर, ठीक, क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही प्यारा टॉपिक है, प्यारा और इंपॉर्टेंट, प्यारा और इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्यारा और इंपॉर्टेंट। पता नहीं टीचर ये टॉपिक ढंग से एक्सप्लेन करने से डरता है, क्योंकि इसमें ना विस्तार से सब कुछ खोल खाल के बताना पड़ता है बच्चे को, एकदम खोल खाल के। तो ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर है, और इसमें से बोर्ड में सवाल भी आते हैं। बोर्ड की बात करूं तो, बाकी जेई नीट सीयूटी तो आते ही आते हैं, मैं बोर्ड की स्पेसिफिक बात करूं तो सवाल आते हैं, और टीचर इतना खोल खाल के एक्सप्लेन करता ही नहीं है इस टॉपिक को, बच के निकलता, कट के निकलता साइड से, ठीक है ना। लेकिन मैं पूरी ट्राई करूंगा आपको कि खोल खाल के समझाऊं हर एक चीज, ठीक है। क्या बात हो रही है, कह रहे हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक को आपने कैपेसिटर में घुसाया, डाइलेक्ट्रिक को आपने कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में घुसाया, तो डिफरेंट वेरिएबल्स पर क्या असर पड़ता है। कौन कौन से वेरिएबल्स की चर्चा यहां पर करनी है, सुनिए। सबसे पहले चर्चा होगी सी की, माने कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी चर्चा होगी क्यू की, चार्ज पर क्या असर पड़ेगा। तीसरी चर्चा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। चौथी चर्चा होगी वोल्टेज की, कि वोल्टेज पे क्या असर पड़ेगा। पांचवी चर्चा होती है पोटेंशियल एनर्जी की। ये 5 वेरिएबल पर चर्चा मेनली होनी चाहिए। कोई कोई फोर्स पर भी चर्चा कर देता है, लेकिन आवश्यकता नहीं है। कोई कोई फोर्स पर, मतलब मैं अपने टाइम की जब बातें करूं ना, कि हम जब कभी लेक्चर देखते सुनते थे किसी के, अपने टाइम में जब मैं पढ़ता था तो फोर्स के ऊपर भी चर्चा कर लेते थे। कोई मुश्किल नहीं है फोर्स पे चर्चा, लेकिन अब आजकल ऑब्सोलीट हो गई है फोर्स पर चर्चा, ना कोई पूछता ना कोई करता है, ठीक है ना। लेकिन इन 5 पे भी चर्चा नहीं करते होते टीचर, मैं तो ये कहूंगा, खोल के नहीं बताते, ऊपर ऊपर से बता के निकल जाते हैं। पर मैं ट्राई करूंगा आपको कि पूरा खोल खाल के अच्छे से समझाऊं, हर एक चीज को प्रूव करके आपके सामने दिखाऊं, ठीक है। बने रहिएगा, डटे रहिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सुनो, इसमें 2 केस बनते हैं। एक है कि आपने कैपेसिटर की जो बैटरी है वो हटा रखी है। सर हटा रखी है तो चार्ज ही कैसे होगा। चार्ज करके हटा रखी है, लगाई लगाई नहीं छोड़ दी है। फर्क समझ रहे हो। ये नहीं कि कभी लगाई ही नहीं थी, कि प्लेटें लेकर के बस आमने सामने रख दिए तो अनचार्ज प्लेटें हैं। अनचार्ज कैपेसिटर नहीं, ये चार्ज कैपेसिटर है, पर उसकी बैटरी हटा रखी है। लिखा हुआ देखो, आइसोलेटेड कैपेसिटर, यानी बैटरी रिमूव कर रखी है इसकी, इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है बैटरी। समझ गए ना। तो देखो फिर ये रही प्लेटें, ठीक है, ये रही प्लेटें, इसके साथ बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसके साथ बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक। और ऐसी स्थिति में हम एक डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर घुसा देते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर हमने क्या किया, घुसा दिया, ठीक, पुश कर दिया इसके अंदर। अब क्या क्या असर पड़ेगा सी पर, क्यू पर, ई पर, वी पर, यू पर, सब पर चर्चा करेंगे, एक एक करके आ जाओ। नंबर 1, सबसे पहली चर्चा होगी सी पर, ठीक है ना। देखो भैया, जब नहीं घुसाया था तब की बात करूंगा, और जब घुसाया है तब की बात क्या होगी, वो दोनों बातें चलेगी, ठीक है ना। पहले वो बात कि जब नहीं घुसाया तो क्या होगा। नहीं घुसाया तो भाई सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, कुछ गलत तो नहीं है, यही होता है कैपेसिटर का फॉर्मूला जब नहीं घुसाया है तो। लेकिन जब घुसा दिया है तो सी डैश हो गया, वही जो अभी किया था सेम टू सेम, सी डैश हो गया। और सी डैश हो गया तो फिर उसके साथ भाई फिर के लगाना पड़ेगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और सर इसकी शक्ल तो इससे मिल रही है, इसकी शक्ल तो इससे मिल रही है, तो सर सी डैश हो गया के सी। बढ़िया जी बढ़िया, यानी कैपेसिटेंस तो बढ़ती है। एक अच्छी बात पता चली कैपेसिटेंस के बारे में, कि कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी, ठीक है ना। आपने अगर एक आइसोलेटेड कैपेसिटर, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, आइसोलेटेड मींस अलोन, लोनली, आई एम मिस्टर लोनली, आई हैव नो बॉडी ऑफ माई ओन, है ना। तो ऐसा कोई नहीं है इसका कोई अपना नहीं है, अकेला है बेचारा। हम इसके अपने बनेंगे, ठीक है, हम इसके हमदर्द बनेंगे, ठीक है। टेंशन ना लो, आप टेंशन मतलब आप नहीं, आप टेंशन ना ले, ठीक है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर दो है चार्ज। नंबर 2 है चार्ज, ठीक है। आप एक बात बताओ, बैटरी कनेक्टेड तो है नहीं, तो कहीं से चार्ज आ सकता है इस पर क्या, नहीं। मतलब पहले से जो चार्ज था वो तो था ही, मतलब पहले से जो चार्ज प्लेटों पे था
है ना, वो तो फिर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ यहां इंड्यूस कुछ यहां इंड्यूस, वो सब तो चीजें तो हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन कहीं से कोई नया चार्ज आ सकता है क्या? नहीं, आइसोलेटेड है ना, अकेला बैठा है ना, बैटरी तो कनेक्टेड है नहीं। बैटरी होती तो कहीं से चार्ज की सप्लाई कर देती, बैटरी ना है, और बैटरी ना है तो चार्ज की सप्लाई ना हो सकती, तो ना तो चार्ज आएगा ना तो चार्ज जाएगा, तो चार्ज उतना ही बना रहेगा। तो जितना पहले था, इनिशियली था, उतना ही बाद में भी बना रहेगा, तो Q डैश जो होगा वो Q ही होगा, यानी चार्ज रिमेन्स सेम। मैं इसका रीजन भी लिख देता हूं, उसको तो खैर प्रूव कर दिया मैथमेटिकली, इसको मैथमेटिकली क्या प्रूव करूंगा, मैं बस ये लिख सकता हूं कि आइसोलेटेड कैपेसिटर है, ठीक है ना, तो चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि कहीं से आना नहीं कहीं से जाना नहीं। कोई तार जुड़ी हो तो चार्ज कहीं से आ जाए, कोई तार जुड़ी हो तो चार्ज कहीं से चला जाए, बैटरी कनेक्टेड है नहीं तो चार्ज के आवागमन पर रोक लगी हुई है, आने जाने पर रोक लगी हुई है, इसलिए चार्ज उतना ही था जितना पहले रहेगा, चार्ज रिमेन सेम। दो बातें हो गई, बात नंबर 3 करते हैं। बात नंबर 3 करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ई, आप मुझे बताइए, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं घुसाया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हाल था? सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, बहुत सही। अच्छा, क्या चार्ज में कोई चेंज आ रहा है क्या घुसाने के बाद? जब घुसा दिया मतलब ई डैश कर दिया मान लो इसको, है ना, तो ये भी फिर सिग्मा डैश हो गया क्या? नहीं हुआ वैसे सिग्मा डैश, है ना, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट तो ना लिखे हम, सीधा ये लिखते हैं Q बटा ए। मुझे एक बात बताओ, जब हमने डाइलेक्ट्रिक घुसाया कैपेसिटर में, क्या Q पे कोई असर आया? नहीं, Q तो Q ही है, Q रिमेन्स सेम, चार्ज पे तो कोई असर है नहीं। बढ़िया, चार्ज पे कोई असर हुआ नहीं। ए पे कोई असर होगा? ए पे, ए क्या है? एरिया, ये प्लेटों का एरिया, ये डाइलेक्ट्रिकों का एरिया, इस एरिया पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, इस पर भी कोई असर नहीं पड़ना, तो ए पे भी कोई असर नहीं, असर पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट पर, वो हो जाएगा के टाइम्स। क्या कहते हो, हाँ या ना? एप्सिलॉन नॉट के बगल में के लग जाएगा, और ऐसे में हम ये बोलेंगे कि सर जी ये तो 1/k टाइम्स Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट है, और इसकी शक्ल तो जानी पहचानी है, इसकी शक्ल तो इससे मिल रही है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट E के बराबर, तो यानी E डैश इज E बाय के। इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ेगी के टाइम्स, चार्ज सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। 3 वेरिएबल्स पर चर्चा संपूर्ण हुई, चौथे और 5वें पे चर्चा बाकी है। नंबर 4, वोल्टेज। मुझे एक बात बताओ, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? इनके टर्म्स में बताना, इनके टर्म्स में वोल्टेज का फॉर्मूला होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ईडी। याद करो, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो डिस्टेंस डी होता है ना, इसकी बात हो रही है, ईडी। तो वोल्टेज को आप क्या लिख सकते हो? ईडी, ठीक है, बढ़िया। तो ये तो पहले पहले थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ नहीं हुआ था तब तक पोटेंशियल को भी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक घुसाया, दोनों पे असर पड़ा, दोनों पे असर पड़ा, ये हो गया V डैश, ये हो गया E डैश। अच्छा, D पे कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं, D तो अभी भी उतना ही है, प्लेटों के बीच में गैपिंग उतनी ही है, तो D पे तो कोई असर सच नहीं है, E पे असर जरूर है। और E डैश क्या हो गया? E डैश क्या हो गया? E डैश तो E बाय के हो गया जी। ओ माय गॉड, अगर E पर असर आया है तो V पर भी असर आएगा, E पर असर आया है तो V पर भी असर आएगा। ये हो गया E बाय के इंटू डी। और बेटा ये जो ED है, इसकी शक्ल किससे मिल रही है? अरे सर इसकी शक्ल तो पुराने वाले V से मिल रही है, यानी भाई साहब वोल्टेज पर भी असर पड़ा है, वोल्टेज पर भी असर पड़ा है। क्या कहते हो, नहीं पड़ा क्या? क्या कहते हो, नहीं पड़ा क्या? पड़ा है बेटा, वोल्टेज पर भी असर पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटी है, वोल्टेज भी घटी है, दोनों पर असर पड़ा है। क्लियर है कि नहीं? आपके सामने है, सारी कहानी आपके सामने। मैंने अपनी मर्जी से कोई फॉर्मूला नहीं उठा के लिखा, सब कुछ आप पहले से जानते हो, उन्हीं को यूज किया है। फिफ्थ है यू। जब तक कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तब तक कहानी क्या थी? तब तक कहानी थी कि सर यू होता है Q स्क्वायर बाय 2C, है ना, यही होता ना, Q स्क्वायर बाय 2C, ये एनर्जी होती है। परंतु जैसे ही डाइलेक्ट्रिक घुसाया, क्या Q पे कोई असर पड़ा? नहीं, चार्ज रिमेन सेम,
क्यू पर कोई असर नहीं है। 2 नंबर पे कोई असर पड़ा, 2 नंबर है, नंबर पे क्या असर पड़ना है? असर पड़ेगा सी पे, और सी के से बढ़ गया है, सी के से बढ़ गया है। यानी अगर मैं लिखूं यू डैश, तो ये क्यू स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, चार्ज पे असर नहीं आया, लेकिन हां जी सी पर असर आया, सी बन गया सी डैश। और सी डैश की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगी बेटा? के सी आएगी, के सी। हाँ है ना, तो बोल दे यू डैश क्या हो गया बेटा? क्यू स्क्वायर बाय 2 के सी। समझ रहा है? सी डैश की जगह पर क्या डाल दिया? के सी। और देख इस के को तू अलग से लिख सकता है ऐसे करके, 1/k क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्या इसकी शक्ल आपको मिलती जुलती दिख रही है? हां सर, पुराने वाले यू से मिलती जुलती है, तो यू डैश हो गया बेटा u/k। ओ माई गॉड, मतलब आप ये कह रहे हो कि एनर्जी भी घट जाएगी? हां जी घट जाएगी, घट जाएगी जी, घट जाएगी। हैरान ना होए ज्यादा, ना हैरान होए ना परेशान होए। आप ये बताएं कि बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप ये बताएं कि ये 5 पॉइंटर्स आपको समझ में आए कि नहीं आए? ये 5 पॉइंटर आपके समझ में आने चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारे दोबारा सुन लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। कैपेसिटेंस पर पहले कोई असर नहीं था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी थी, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाला के से मल्टीप्लाई होगी, तो पूरी कहानी के से मल्टीप्लाई होकर के के टाइम्स बढ़ गई है। चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है नहीं, तारों से कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं, जितना चार्ज पहले था चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज रिमेन सेम। नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है, आपको पता है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक घुसाया तो एप्सिलॉन नॉट के बगल में के लगेगा, तो के का फैक्टर नीचे आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के से डिवाइड हो गई है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट गई है जी, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गई है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट गई है जी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर आएगा वही वोल्टेज पे भी आएगा, क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू ईडी, ये आपको पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर है तो वो E/K, तो वो अपने साथ भी V पे असर डालेगा, वो V/K हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो जो उस पर असर आएगा वो उस पर भी असर आएगा। बहुत बढ़िया। फिर आते हैं 5th, एनर्जी पर। एनर्जी होती है क्यू स्क्वायर बाय 2c। तीनों फॉर्मूलों में से जो मर्जी लगा लो, यही निकल के आएगा। हाफ CV स्क्वायर लगा ले तो भी वही आएगा, ठीक है ना? वो तेरा होमवर्क है, चाहे तो कर लियो, नहीं तो मत कर, कोई बात नहीं, ट्रस्ट कर ले। क्यू स्क्वायर बाय 2c, तूने डाइलेक्ट्रिक घुसाया तो ये सी पे फर्क पड़ेगा, चार्ज पे फर्क पड़ना नहीं। सी डैश की जगह पर के सी आ गया, के को अपन ने बाहर ले लिया, बाकी सबका सब यू से मिलता जुलता, तो U/K हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार मुझे बताओ कि सी पर असर क्या आएगा? सर ये बढ़ेगा। क्यू पर असर क्या आएगा? सर कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा। ई पर क्या असर आएगा? सर ई घटेगा। वी पर क्या असर आएगा? सर वी घटेगा। यू पर क्या असर आएगा? सर यू भी घटेगा। तो एक बढ़ता है, 3 घटते हैं और एक सेम रहता है। 5 वेरिएबलों में से सी बढ़ेगा, क्यू सेम रहेगा और 3 घटेंगे, और के फैक्टर से बढ़ेगा, के ही फैक्टर से घटेंगे। यह ध्यान रखना है। यह था जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है। दूसरा टॉपिक आता है जब बैटरी कनेक्टेड है। तो जब बैटरी आपने कनेक्ट करके छोड़ रखी है तो चार्ज का आवागमन हो सकता है, चार्ज के आवागमन पर रोक नहीं है। यहां कहानी अलग बनेगी, थोड़ी सी कहानी अलग बनेगी, तो ध्यान से सुनिएगा, इसलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। जब पूरा पढ़ लोगे ना तब आपको लगेगा हाँ यार चीज तो थी, ये कुछ तो चीज थी सर, ये फालतू नहीं बोल रहे थे सर आप कि इंपॉर्टेंट है और टीचर इसको बच के निकलते हैं बताने से। ऐसे ही फालतू नहीं बोल रहा था मैं, ये बात, ये सच है। ये सच है कि हर किसी के बस की इसको समझना और समझाना दोनों ही नहीं है। हर बच्चा भी नहीं समझ पाता, मतलब पहली बार में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुनेगा, पढ़ेगा, हाथ से लिख के देखेगा, समझ लेगा, ठीक है ना? लेकिन पहली बार में इतनी जल्दी से कैच कर लो सब चीजें, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है ना? लेकिन फिर भी पूरी ट्राई करना, ठीक है? आओ, अब बेटा बैटरी कनेक्टेड ही है, मामला ऐसा ही है कि बैटरी कनेक्टेड है। तो बैटरी कनेक्टेड का पहला फायदा पता क्या होता है? वो कभी भी ना वोल्टेज को मरने नहीं देगी। वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है बताओ? वी वोल्टेज, है ना? तो वो वोल्टेज को ना तो बढ़ने देगी ना तो घटने देगी। इट विल मेक श्योर दैट द कैपेसिटर इज एट द सेम पोटेंशियल ऑलवेज। हमेशा सेम पोटेंशियल ही बना रहे कैपेसिटर पर, ऐसा चाहती है बैटरी। तो वो हमेशा ही वी पोटेंशियल बना के रखेगी। फिर से वही 5 चीजों की बात होगी यहां पर
फिर से वही 5 चीजों की बात होगी यहां पर। कौन कौन सी 5 चीजें हैं बेटा? सी, क्यू, ई, वी और यू। ठीक है, वही सब 5 चीजें। स्टार्ट करते हैं सी से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सी से। नंबर 1 है सी। सी बेटा, जब तक डाइलेक्ट्रिक नहीं घुसाया था तब सी क्या था सर? तब सी था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक, बढ़िया। जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक घुसाया सी पर क्या असर पड़ेगा सर? एप्सिलॉन नॉट के आगे के लग जाएगा। हां सर, सही बात है। ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए बाई डी, और ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो है वो सी है, तो ये बन जाएगा के सी। वाह सर वाह, ये तो फिर से बढ़ गया। हां, इसको वैसे भी चार्ज और वोल्टेज से फर्क नहीं पड़ता ना। बात ये, कैपेसिटेंस इसलिए बढ़ी, मोटा मोटा बताऊं तो कैपेसिटेंस इसलिए हमेशा ही बढ़ेगी, डाइलेक्ट्रिक डालते ही बढ़ेगी कैपेसिटेंस, चाहे बैटरी कनेक्टेड है चाहे नहीं है, क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता चार्ज से, उसे फर्क ही नहीं पड़ता वोल्टेज, उसे फर्क ही नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड से। कैपेसिटेंस तो एक समझ रहे हो ना, फिजिकल प्रॉपर्टी एक तरीके की है। ये कोई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है कि भाई बनावट कैसी है सिस्टम की, सिस्टम बना कैसा हुआ है, तो वो तो बढ़नी है, केसी तो होना ही होना है। सही। दूसरा, नंबर 2 पर बात करेंगे इस बार हम चार्ज की नहीं, वोल्टेज की, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो उसको करके निपटाते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो भाई ऐसा है कि बैटरी कनेक्टेड है ना, बैटरी इज कनेक्टेड, तो एक ही चीज है जो सेम रहेगी, वो है वोल्टेज। बैटरी ये मेक श्योर करेगी कि वोल्टेज क्या रहे, सेम रहे। ठीक है ना, वोल्टेज रिमेन सेम, रिमेन्स सेम। नंबर 3 पर आते हैं। इस बार नंबर 3 पे बात कर लेते हैं चार्ज की, है ना। आपको बेसब्री से इंतजार होगा चार्ज का, चार्ज की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, पहले जब नहीं घुसाया था तो चार्ज क्यू था, और क्यू होता है सीवी। हाँ ना, बोल। क्यू होता है सीवी, है क्या नहीं? हाँ सर, क्यू होता है सीवी। अब बेटा जैसे ही तूने घुसा दिया इसमें डाइलेक्ट्रिक, क्यू पर असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा सर क्यू पर असर? क्योंकि सी पर असर पड़ा है, और सी पर असर पड़ा है, लेकिन वी पर असर पड़ा है क्या? नहीं पड़ा है वी पर असर। वी रिमेन्स सेम, वी डैश तो वी ही रहा, पर सी डैश सी नहीं रहा, सी डैश बन गया के सी। तो क्यू डैश क्या हो जाएगा? सी डैश की जगह पर लिख के सी, और ये आ गया वी। हां जी, इसकी शक्ल तो क्यू से मिल रही है, इसकी शक्ल तो क्यू से मिल रही है, तो क्यू डैश क्या आ गया? कि क्यू चार्ज बढ़ जाएगा। जी हां, बैटरी और चार्ज प्रोवाइड कर देगी। बैटरी कहेगी अरे क्या हुआ तुझे, घट रहा है चार्ज, टेंशन मत ले, मैं बैठी हूं, मैं खिलाऊंगी तुझे रोटी। ठीक है ना, तो रोटी खिलाती है, चार्ज बढ़ाती है, ये चार्ज इंक्रीज हो जाता है के टाइम्स, चार्ज इंक्रीज कर देती है के टाइम्स। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के बढ़ने से, क्योंकि Q इज इक्वल टू सीवी होता है, तो वो बढ़ने से चार्ज भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक बात, आगे बढ़े, चलो नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जी वीडी। हर कोई जानता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीडी। ठीक है, क्या वी में कोई चेंज आया? नहीं। क्या डी में कोई चेंज आया? नहीं। क्या ई में कोई चेंज आएगा? नहीं। ई रिमेन सेम, ई ही रहेगा। रिमेन सेम। ठीक है, 5th पर आते हैं। 5th क्या है? U हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, कैपेसिटेंस डालते ही असर किस पर आएगा? सी पर, तो सी डैश हो गया, और वो वी स्क्वायर है, और सी डैश क्या हो जाएगा बेटा? के सी। ठीक है, के बाहर ले लो, हाफ सी वी स्क्वायर। इसकी शक्ल किससे मिल रही है? पुराने वाले यू से, तो मतलब यू डैश जो है वो के यू हो गया, माने एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आ गया? ये पांचों थे। ठीक है, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है? सी के साथ क्या हो रहा है? सी बढ़ रहा है। चार्ज के साथ क्या हो रहा है? चार्ज बढ़ रहा है। ई सेम रह रहा है, वी सेम रह रहा है, यू बढ़ रहा है, इसमें कुछ घटता नहीं है।
अगर बैटरी कनेक्टेड है तो कुछ घटने तो नहीं देगी, सेम रखेगी कुछ चीजें और कुछ चीजें बढ़ाने का काम करेगी। बैटरी का होना एक अच्छी बात है, बैटरी का लगा होना माने भरण पोषण होता रहेगा, खाना पीना मिलता रहेगा, रसोई चलती रहेगी, है ना। बैटरी मां के तरीके से है, मां घर में रहेगी तो समझ जाओ कि आपका भरण पोषण चलता रहेगा, ठीक है ना। मां चली गई मान लो कुछ दिनों के लिए कहीं, ठीक है ना, नानी के यहां वहां कहीं चली गई, या मान लो हॉस्पिटल में है, या मान लो किसी की और सेवा पानी में कहीं आश्रम चली गई कुछ दिन रुकने के लिए, तो आपका खाना पीना उलझ पुलझ जाता है सारा। कभी कुछ सूखा मिल गया, कभी कुछ कम नमक का मिल गया, कभी कुछ ज्यादा मिल गया, कभी मिला ही नहीं, ठीक है ना। तो ये मां के होने जैसा है बैटरी का होना, ठीक है, समझ गए ना। तो ये बेटा 10 चीजें, 10 चीजें है ना, ये 5 और ये 5, ठीक है। कम से कम 2 बार हाथ से लिखना, कम से कम। देखो अभी अभी बात समझ में आ गई है तो एक बार बेटा मुझे बता दो जरा कमेंट सेक्शन में, मैंने चैट खोल दी है ना, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो अगर चीज समझ में आ गई है तो, तभी आगे बढ़ूंगा, है ना। और 2 बार कम से कम हाथ से लिख के देखना तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी, ठीक है, थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। 2 बार हाथ से लिखना, ठीक है, 2 बार हाथ से लिखोगे आ जाएगी। 2 बार हाथ से लिखनी पड़ेगी कम से कम, ठीक है, कम से कम 2 बार हाथ से लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ई में कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ई जो होता है वो V इंटू डी होता है ना। अच्छा ओ सॉरी 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 VED होता है ठीक है, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, थैंक यू सो मच। V जो होता है वो ED होता है ना। तो जब V में कोई चेंज नहीं है, D में कोई चेंज नहीं है, तो E में भी कोई चेंज नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। जब V में कोई चेंज नहीं है, D में कोई चेंज नहीं है, तो E में भी कोई चेंज नहीं है, तो E तो E ही रहेगा, ठीक है। हाँ, इसको एक बार मैंने ठीक कर दिया, बाकी कोई गड़बड़ होपफुली नहीं होगी, ठीक है। बाकी समझ में आ गया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, इतने सारे आग वाले इमोजी बनाने के लिए आप सभी का अति अति धन्यवाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 10 चीजें मैंने आपको सिखाई है, ठीक है। तो ट्राई करिएगा कम से कम 2 बार आप हाथ से लिखें जरूर, 2 बार आप हाथ से लिखें जरूर, तो ये दिमाग में बैठेगा और याद होना चालू होगा आपको, उससे पहले आपको याद नहीं होगा। सवाल आता है, 2 मेटल की प्लेटें हैं, एक पे चार्ज प्लस क्यू, आप पता है, फेस ईच अदर एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन केरोसिन ऑयल टैंक, द इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बताइए भाई क्या होगा। पोल लगाया उत्तर पाया, जल्दी, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। बेटा ऑब्वियस है कि घटनी ही है, बढ़नी तो है ही नहीं, या तो सेम रहेगी या घटेगी, ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये बोलोगे सर इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि बैटरी कनेक्टेड है कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी नहीं पता आपको, सवाल को देख करके आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर क्या गैस करें, तो ऑलवेज टेक फर्स्ट एज अ चॉइस, ठीक है। ऑलवेज टेक फर्स्ट एज, ये भाई RDX नोट बना लेना जरा, ठीक है। अगर कुछ नहीं गिवन है, इफ नॉट गिवन कि कौन सा केस ले, तो चूज फर्स्ट केस ऑलवेज, चूज फर्स्ट ऑलवेज। और फर्स्ट वाला क्या था, बैटरी नॉट कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड स्टेट है, बैटरी डिस्कनेक्टेड स्टेट में है, डिस्कनेक्टेड में है तो बेटा डिक्रीज ही करनी है, ठीक है ना। तो आंसर इसका सी है, ऐसा मान के चलते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन हां, कुछ बच्चे यहां पर रिमेन सेम में भी उलझ गए हैं, तो मान लीजिए बेटा, समझ लीजिए इस बात को, ठीक है, कि जब कुछ नहीं दे रखा कि बैटरी कनेक्टेड है कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो यही मानना है कि नहीं है, फर्स्ट केस कोई चूज करना है आपने, ठीक है। बाकी नाम पढ़ लेते हैं यहां पर, यथार्थ, मिताली, रोहित, रुद्र, आचार्य, राशु, अभिषेक, माधव, रिदित्या, रितिका, ठीक जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, मस्त मस्त टॉपिक आएंगे अब, ठीक है। और ये सवाल का लेवल थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, अच्छे लेवल का सवाल अब आएंगे, मतलब ये टॉपिक्स सवाल का लेवल ऊपर उठाते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद कंडक्टिंग स्लैब,
मैं बात करता हूं पार्शियली छोड़, मान ले फुल्ली स्लैब से भरा हुआ है जो कि कंडक्टिंग स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है। नोट करियो, ये बात नोट करियो कि ये कंडक्टिंग स्लैब की चर्चा हो रही है। कंडक्टिंग स्लैब यानी कंडक्टर घुसा दिया आपने। सुन, अब ध्यान से समझा रहा हूं, देख देख देख, घबरा मत, देख समझाता हूं। मान ले ये प्लेटें हैं कैपेसिटर की, ठीक है ना, ये कैपेसिटर की प्लेटें हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, है ना। और आपने क्या किया, आपने इनके बीचों बीच पूरा कोने से लेके कोने तक, कोने से लेके कोने तक पूरा फिल कर दिया, किसको, कंडक्टिंग स्लैब को, है ना। ये रहा कंडक्टिंग स्लैब, मान लो ये फिल कर दिया, ठीक है। दिस इज कंडक्टिंग स्लैब, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, पहला ऑप्शन लेते हैं फुल्ली फिल्ड का, ठीक है ना। फुल्ली फिल्ड कंडक्टिंग स्लैब है। बेटा ये बताओ कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा, मोटी बात हमने कैपेसिटेंस की करनी है। कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा बताइए। बेटा कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। आपने इसमें ये घुसा दिया, कौन, कंडक्टर। मुझे बताओ कंडक्टर का के कितना होता है। कंडक्टर का के होता है बेटा इंफिनिटी। कंडक्टर का के होता है इनफाइनाइट। तो बेटा अगर आप यहां पर इंफिनिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंफिनिटी से, क्योंकि के से मल्टीप्लाई होगा ना भाई, है कि नहीं। अरे के से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और के की वैल्यू क्या, इंफिनिटी, तो सी क्या हो जाएगा बेटा, सी टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो जाएगी उसकी, मतलब बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस हो जाएगी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बैटरी चढ़ाई जाएगी चढ़ता जाएगा, चढ़ाई जाएगी चढ़ता जाएगा, चढ़ाई जाएगी चढ़ता जाएगा चार्ज, ठीक है। तो कैपेसिटर कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट कैपेसिटर बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब बात ये करते हैं कि ठीक है भाई ऐसा काम हमने नहीं करना, हमने ऐसा काम करना है, लेकिन हम पार्शियली फिल करेंगे, जैसे ये जो इस टॉपिक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये रही आपकी दो प्लेटें कैपेसिटर की, प्लस क्यू माइनस क्यू, और आपने इसके अंदर फिल किया इतना सा पार्ट, बस बस इतना सा, ठीक ठीक, इतना सा फिल किया आपने बस। इसको बोलते हैं पार्शियली फिल करना। है अभी भी के इंफिनिटी ही इसके लिए, समझना बात को, है तो इसके लिए के अभी भी इंफिनिटी ही, ठीक है। लेकिन हमने इसको पार्शियली फिल किया, पूरा फिल नहीं किया। अब पूरा फिल नहीं किया तो उससे क्या होगा, पूरा फिल नहीं किया तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, उससे ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में चलेगी, क्योंकि कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बोलो, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बोलना, जीरो होती है। ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्लैब है, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होती है, समझ रहे ना। तो जो असर दिखेगा वोल्टेज का, जो असर दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो केवल बाहर बाहर के रीजन में ही होगा, इनर रीजन में कुछ नहीं। ठन ठन गोपाल, अंदर कुछ नहीं होगा भाई, समझ गया ना, अंदर कोई असर नहीं पड़ेगा चीजों का। तो सपोज कर कि पूरा डिस्टेंस तो डी है, हाँ या ना बोल। प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं, डी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, ठीक है ना। और तूने जो स्लैब घुसाया बीच में, कंडक्टिंग स्लैब घुसाया, वो सपोज कर टी थिकनेस का घुसाया। कितना घुसाया, टी थिकनेस का घुसाया। तो एक बात बता, अगर मैं इससे वोल्टेज लिखना भी चाहूं, वोल्टेज का फॉर्मूला लिखना भी चाहूं अगर, ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, देखियो वोल्टेज होती है ईडी, यह जनरल फॉर्मूला है वोल्टेज का, ई इंटू डी, ठीक है ना। लेकिन बेटा एक बात बता, क्या पूरे डी में ई है, जो पूछ रहा हूं वो बोल पहले, क्या पूरे डी में ई है। अबे क्या पूरे डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, नहीं है, यहां है और यहां नहीं है। तो इसका मतलब कितने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बता बता बता। पूरे डी में तो नहीं है, पूरे डी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां तो, अरे यार यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, यहां फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, इसमें तो नहीं है। तो फिर कितनी डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बता, कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल और केवल इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, डी माइनस टी। बात को समझ रहा है, क्योंकि बेटा पूरे डी में तो नहीं है, डी में से टी हटा दो, डी में से टी हटा दो, ये और ये बच जाएगा, बोल हाँ या ना। अरे पूरे डी में से अगर टी हटा दूं, पूरे डी में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है,
क्योंकि टी का भी हिस्सा आ रहा है बीच में, तो डी में से टी हटा दो, जो बचेगा वो डी माइनस टी है। क्या समझा बात को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी माइनस टी में ई है, डी माइनस टी के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है ना। और प्लस करूं अगर और टी में बात करूं, सिर्फ टी की बात करूं, तो टी में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, टी में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। मालिक समझे मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात को समझ। मैं इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का पोटेंशियल लिखना चाह रहा हूं, मतलब क्या पोटेंशियल बनता है यहां से यहां चलने पर, वो लिख रहा हूं मैं यहां। तो मेरा जनरल फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ई डी, है ना, E इंटू डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस है ये, नॉर्मल डिस्टेंस। तो अब ये डिस्टेंस जो है वो दो भागों में डिवाइडेड है। एक वो भाग है जिसमें के टी रखा हुआ है, स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब, और बचा हुआ वो है जहां पर स्लैब नहीं है। जहां स्लैब नहीं है वो डी माइनस टी है ना। जहां स्लैब नहीं है, एक मिनट रुक जा, ये गंदी लाइन आ गई, है ना, एक बार फिर लिखता हूं, V इज इक्वल टू ई डी। हाँ, तो मुझे बता, पूरे डी में तो ई नहीं है ना, पूरे डी डिस्टेंस में तो ई नहीं है ना। ई कहां पे है? केवल और केवल इन दो हिस्सों में ई है, ये इस डिस्टेंस में और इस डिस्टेंस में। तो ये कैसे निकलेगा? डी में से टी माइनस कर दे। तो मैंने यही करा, डी में से टी माइनस कर दिया, उसमें ई है, और जो बच गया टी उसमें ई है नहीं, तो ई को क्या पुट कर दिया? 0। भाई टी में ई नहीं है और डी माइनस टी में ई है। क्या बात समझ में आई? इससे समझ में यह आता है कि जो हमारी वोल्टेज है वो ई मल्टीप्लाई बाय डी माइनस टी है। ठीक बात, इतना समझ में आया? ठीक है। अब मुझे पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करनी है ना, तो मुझे इसके फॉर्मूले पर आना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू CV होता है। हाँ सर होता है, बिल्कुल होता है। इस V की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पुट कर देते हैं, है ना, या फिर ऐसे करता हूं, C को Q बाय V ऐसे रख देता हूं, और V की वैल्यू पूरी और थोड़ी सी खोल देते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, और इसको थोड़ा सा और खोलते हैं, Q बटा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, है ना, ये हमारा V है। इस V को उठा और यहां रख दे, देख Q बटा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। चेक कर कौन कौन कट गया सर, Q से Q कट गया, एप्सिलॉन नॉट A चले गए ऊपर, वाह भाई वाह सर, मजा आ गया ना भाई, ये चले गए ऊपर। तो ये बन गया बेटा एप्सिलॉन नॉट A बटे में D माइनस टी, दिस इज C। ये आपकी कैपेसिटेंस है बेटा। वैसे कैपेसिटेंस क्या होती, मतलब अगर कोई स्लैब स्लूब ना डाला होता तो कैपेसिटेंस क्या होती सर? तब तो कैपेसिटेंस होती एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ठीक। लेकिन जैसे ही आपने एक टी थिकनेस का, एक टी चौड़ाई का स्लैब कंडक्टिंग वाला घुसा दिया जी, तो फिर ये डी नहीं रहेगी, ये बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाय डी माइनस टी। इस डी में से आपको टी क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि उसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यार, इसलिए डी माइनस टी नीचे आया है। एक बात बता, पहले से कैपेसिटेंस बढ़ाई के घटाई? पहले से कैपेसिटेंस आपने इंक्रीज करी कि डिक्रीज करी? इंक्रीज करी है, डिक्रीज नहीं करी है। आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे हो कि सर ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है। जो अभी भी ये सोच रहा है कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, मेरे कहने के बाद भी वो ये याद करे कि बिग बॉस के अंदर एक कंटेस्टेंट आई थी जिसका नाम था तेजस्विनी प्रकाश, ठीक है ना, और अनफॉर्चुनेटली वो बिग बॉस जीत भी गई थी। उसका एक बहुत ही मशहूर डायलॉग वायरल हुआ था कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जो होता है उससे पॉजिटिव की तरफ जाता है, लेकिन पॉजिटिव से नीचे डिनोमिनेटर जाएगा तो वो नेगेटिव। तू मुझे मत बता क्या हो, है ना, वो देखा था वो वो यूज हो रहा है यहां पर बेटा। वो तो छोड़ दो, उससे मैथ्स मत पढ़ना बेटा, मैथ वाला मैं ही है। बायो वालों तुम्हारा मैथ वाला मैं ही हूं, पीसीबी वाले सुन ले, आपका मैथ वाला मैं ही हूं, मुझसे ही सुनना है। तेजस्विनी प्रकाश से मैथ नहीं पढ़नी बेटा, ठीक है ना, उससे नहीं पढ़नी। देख, डी में से टी घटा है ना, डी में से टी घटा है तो न्यूमरेटर कम हुआ है, डिनोमिनेटर कम हुआ है। डी में से टी जब आपने माइनस किया तो डिनोमिनेटर घटा है, और जब डिनोमिनेटर घटता है तो न्यूमरेटर यानी ये ओवरऑल वैल्यू क्या करती है? बढ़ती है।
तो कैपेसिटेंस बड़ी है बेटा। जब आप एक कंडक्टिंग स्लैब घुसाते हो, ठीक है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। और यही हुआ है, क्योंकि पहले तो डी था, पहले सिर्फ डी था, अब डी में से टी कुछ माइनस हुआ है, तो कुछ माइनस होने का मतलब घटना ही तो होता है ना। तो जब ये डिनोमिनेटर कुछ घटा है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी है, और ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। समझ गए ना? कंसेप्चुअल सवाल आएगा कर लोगे? अगर कंसेप्चुअल सवाल आएगा तो फंसना नहीं है बेटा, ठीक है ना? तेजस्विनी प्रकाश की मैथमेटिक्स में फंसने का नहीं, ठीक है? मैथ पढ़नी है मेरे से पढ़ ले, ठीक है? खासकर बायो वाले भाई, मैथ वाला तो चलो संभाल लेगा इसको, लेकिन बायो वाला भाई, बायो वाली बहन मेरी, प्लीज कोऑपरेट, है ना? नो, नॉट विद तेजस्विनी प्रकाश, विद मी, ठीक है? समझ गए? तो डी में से टी कुछ घटेगा, डिनोमिनेटर तो घट गया, डिनोमिनेटर घट गया तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है, ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई यानी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? जब कुछ भी नहीं ऐड कर रखा तो एप्सिलॉन नॉट बाय डी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, और जब कुछ घुसा दिया इसमें तो वो डी माइनस टी हो जाएगा। ये आपको याद भी रखना है, ठीक है ना? ये आपको याद भी रखना है, काम भी आएगा ये। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, जिस तरीके से हमने अभी कंडक्टिंग स्लैब भरा है, अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट बारी किसकी है? अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, ठीक है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरेंगे। देख देख बेटा क्या होगा। अब इसमें फुल्ली फिल्ड वाली बातें मैं बता चुका हूं आपको पहले से, ये फुल्ली फिल्ड थे सारे, है ना? ये देख, ये फुल्ली फिल्ड है कि नहीं है? है ये फुल्ली फिल्ड है कि नहीं है? कहां गया? ये फुल्ली फिल्ड है कि नहीं है? ये फुल्ली फिल्ड है कि नहीं? फुल्ली फिल्ड की बातें मैं पहले से कर चुका हूं, फुल्ली फिल्ड की बातें हो चुकी है। अब सीधा पार्शियली फिल्ड की बातें करते हैं, ठीक है? सीधा पार्शियली फिल्ड की बातों पर आते हैं, ठीक? देख, कैपेसिटर की प्लेटें प्लस क्यू माइनस क्यू, इसमें आपने एक स्लैब घुसाया, वो स्लैब डाइलेक्ट्रिक है, वो स्लैब इस बार क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है? और डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो आपने घुसाया वो टी थिकनेस का घुसाया, वैसे इसका पूरा पूरा डी है ना? लेकिन ये जो आपने घुसाया ये टी थिकनेस का घुसाया है इसमें, ठीक? बढ़िया। अब ऐसा होगा बेटा कि ये बात आप गलती से भी मत सोच लेना कि सिर्फ बाहर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर भी होगी, है ना? बाहर भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी पूरी पूरी होगी, है ना? पूरी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर भी, ठीक है ना? और अंदर भी होगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, होगी कुछ मरियल फील्ड अंदर भी होगी, है ना? कुछ मरियल फील्ड अंदर, यानी ई बाय के बोलते हैं ना जिसको, वो अंदर भी होगी। सही बात है कि नहीं? तो बाहर ई है, जिसको ई एक्सटर्नल बोल सकते हो आप, बाहर ई एक्सटर्नल है, यहां 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 और यहां यहां यहां, और जो जहां पर आपका ये स्लैब घुसा हुआ उसमें ई बाय के होती है, नहीं होती क्या? होती है ना, ई बाय के। बाहर वाली जितनी है उसकी डिवाइड बाय के अंदर होती है। के डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बढ़िया बढ़िया। आइए आइए पोटेंशियल लिख के दिखाते हैं आपको, वी लिख के दिखाते हैं आपको। बेटा वी का जनरल फॉर्मूला होता है ईडी, है ना? वी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ईडी, ठीक? बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितने इलाके में है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितने इलाके में है? सर ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस एरिया में है और इस एरिया में है। क्या ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में है क्या? नहीं, स्लैब के अंदर ई नहीं है, स्लैब के अंदर तो ई बाय के है। हाँ या ना बोलो, है ना? तो इसलिए जब मैं इसको लिखूंगा पूरा खोल खाल के, तो मैं लिखूंगा कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो डी माइनस टी के इलाके में ही है, बस। बोलो हाँ या ना? ये डी पूरा, इसमें से टी हटा दे, जो बचा वो क्या है? ये हिस्सा और ये हिस्सा, और ये हिस्से में ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई मल्टीप्लाई बाय डी माइनस टी, बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस। अब बात करते हैं अंदर की कहानी की। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है जितनी बाहर है उसकी डिवाइड बाय के, है ना? मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है ये? टी। हाँ, टी से कर दो मल्टीप्लाई। वाह भाई वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, अब ई कॉमन ले ले जरा, क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में? बता सर, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, यही बचेगा कि नहीं? चेक कर ले आराम से, डी माइनस टी बचा हुआ है, और यहां से ई बाहर आएगा तो टी बाय के का पॉजिटिव के साथ साइन बचा रहेगा। बढ़िया बढ़िया, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये आपका वी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ई को लिख सकते हो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही है सर। डी माइनस टी प्लस टी बाय
के। सही है, कोई टेंशन तो नहीं हो रही। सिग्मा को लिख सकते हो क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये आपका वी है। ठीक है, और अब सी का फॉर्मूला यानी Q इज इक्वल टू CV से C निकालेंगे तो वो Q बाय V आएगा। हाँ, और V की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा Q डिवाइड बाय, देख ध्यान से, Q डिवाइड बाय V की जगह पर Q बटा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाय के। Q से Q उड़ा दिया, एप्सिलॉन नॉट A चला गया ऊपर, एप्सिलॉन नॉट A चला गया ऊपर, डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। यह है आपका फाइनल कैपेसिटेंस, यह है आपका फाइनल कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लियर बात, कोई टेंशन तो नहीं। फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे आई समझ में आया। V के लिए ED लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने कितने डिस्टेंस पे कितनी कितनी है वो लिख लिया, कॉमन ले लिया। कैसे कॉमन लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है, जो बाहर वाली है, वो D माइनस टी के इलाके में है। D पूरा हो गया, उसमें से T हटा दो, ये इलाका आ जाएगा, उसमें E इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर E बाय K इलेक्ट्रिक फील्ड है T वाले इलाके में, तो वो लिख लिया। E कॉमन ले लो, धड़ धड़ धड़, E की जगह पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह पर Q बाय V उठा करके आपने इस वाले फॉर्मूले में डाला। बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं हर एक चीज को, कोई भी जंप नहीं मिलेगा आपको कि ये चीज वहां से उठा के ले आया वो वहां से उठा के, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, चैप्टर 1 में पढ़ा था आपने। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला हर बार लिखता हूं मैं, Q इज इक्वल टू CV, ताकि आपको याद हो जाए। एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं हर एक चीज, ठीक है ना। और उठा करके पुट करा, काट पीट के आंसर निकाल लिया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी प्लस टी बाई के। कभी भी पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर होगा इंसर्ट किया हुआ, जिसकी T थिकनेस है और जिसका K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसके लिए कैपेसिटेंस जो आएगी वो ये आएगी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, हाथ से लिख के देखना, समझ में आएगा। चलिए अब आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पर। सर ये कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है? ये है स्लैब ऐड कर दिए हैं कई सारे, तो क्या कहानी बनेगी। ठीक है ना, तो ये अच्छे लेवल के सवाल है, अब सुनिएगा जरा और देखिएगा भी, और आसान सवाल है, इजी सवाल है, मतलब ये हो जाते हैं सवाल। बच्चों से वो वाले सवाल नहीं हो रहे भाई, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के, जो इससे याद आया मुझे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के सवाल कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से। कर लेना, जो मैं प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा पहले, ठीक है ना, वो एक बार अटेंड कर लो। मैं अच्छे सवाल उसके अंदर भी आपको करवाऊंगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के भी सवाल करवाऊंगा, टेंशन ना लो। वो तब आपके वो वाले सवाल सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चंस भेज रहे थे, बहुत सारे बच्चे मुझे डाउट भेज रहे थे क्वेश्चंस के, तो मैं उनसे सभी से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सब्र रखो। प्रैक्टिस सेशन के अंदर आप खुद देखना कि आपके कई सारे डाउट क्लियर होते हुए मिलेंगे। मैं सवाल ही ऐसे लेकर के आऊंगा जिनसे वो वाले सवाल ही बन जाएंगे। ठीक है ना, मुझे पता जनरल सवाल क्या चलते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है ना, तो वो मार्केट लेवल के सवाल में सारे लेकर के आऊंगा, टेंशन ना लो आप। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देखो क्या है। देखो बेटा, आपका जो कैपेसिटर है ना, उसमें क्या किया गया, सुनिएगा, उसमें क्या किया गया, उसमें ना तीन डाइलेक्ट्रिक अलग अलग डाल दिए, K1 K2 K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, एक कैपेसिटर की प्लेटों में तीन सेक्शन बना करके अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए। ठीक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक्स अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक, और तीनों बराबर थिकनेस के, ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक है ना, मतलब ये पूरा D है ना, ये पूरा D है ना, तो ये D/3, ये भी D/3 और ये भी D/3, ऐसे डाला गया है। ठीक है, और एरिया तो बराबर ही है, ये एरिया तो वही रहेगा। ठीक है, ये एरिया वही रहेगा। तो सुनो ध्यान से, कभी भी अगर आपको ऐसा दिया जाता है कोई क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स डाले हुए हैं, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो सर क्या करना है, आपने देखना है कि क्या हम इसको सीरीज में तोड़ सकते हैं क्या, तो टूटेगा। ये असल में तीन कैपेसिटर सीरीज के मान सकते हो आप, यानी इसको आप ऐसे इक्विवेलेंट कर सकते हो, ऐसे इक्विवेलेंट कर सकते हो आप इसको, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, सबके सब ए थिकनेस, मतलब ए एरिया, एरिया ए है प्लेटों का सब तरफ। ठीक है,
और ये डिस्टेंस हो जाएगा d/3। समझ गए क्या? डिस्टेंस हो जाएगा d/3, डिस्टेंस हो जाएगा d/3। ठीक, ऐसे करना है आपने इसको। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी कम करते हैं पहले तो। 3 ना लेते, 2 लेते हैं, ठीक है ना। इसको 2 लेता हूं, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी पहले कम करता हूं। एकदम से जंप नहीं मारेंगे, है ना, आराम आराम से चलते हैं। 2 लेता हूं बस, ठीक है। आपको वैसे आइडिया लग गया कि क्या कहानी चल रही है ना, आइडिया आपको लग चुका है क्या कहानी है। K1 K2, ठीक है। तो 2 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, है ना, बीच में से सेक्शन बना के ऐसे 2 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, ठीक है। और मैं काम करता हूं, इसका एरिया तो ए ठीक है ना। इसका मैं D1 ले लेता हूं और इसका मैं D2 ले लेता हूं, ठीक है ना। ये पूरा D है नो डाउट, इस सेक्शन को D1, इस मतलब दोनों को बराबर बराबर नहीं लिया मैंने, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, एक को D1 एक को D2 ले लिया, अलग अलग ले लिया मैंने, ठीक। अब तो खुश, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसको इक्विवेलेंटली ऐसे मान लोगे। देखो कैसे, ऐसे ऐसे मान लोगे, ठीक। इसमें होगा K1 और इसमें होगा K2, ठीक। एरिया D1 D2। तो अब आपने एक कैपेसिटर नहीं मानना, आपने 2 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए मानने हैं। क्या टेंशन है, क्या टेंशन है बताओ। आपको ये कैपेसिटर सॉल्व करना था, या इसका कुछ फाइनल आपको कैपेसिटेंस निकालनी होगी, नेट कैपेसिटेंस निकालनी होगी, तो ऐसी टेंशन नहीं लेनी। आप 2 कैपेसिटर अलग अलग ले लो, उनका सीरीज सॉल्व कर लो। आओ दिखाता हूं कैसे करेंगे, आ जाओ दिखाता हूं। इसका कैपेसिटेंस आप C1 मान लो, C1, ठीक है ना। क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको, आप जानते हो कि हम लिख सकते हैं K1 एप्सिलॉन नॉट A/D1। नहीं समझ में आया? देख, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसा हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट A/D तो लिख नहीं सकता, समझ रहा है। एप्सिलॉन नॉट A/D तो लिख नहीं सकता, एप्सिलॉन नॉट A लिखना पड़ेगा, क्योंकि एरिया तो A ही है दोनों का, एरिया तो वही है ना। तो A तो लिखेगा, एप्सिलॉन नॉट भी लिखेगा, लेकिन बगल में क्या मल्टीप्लाई करेगा, K1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे डिस्टेंस क्या है, D1, क्योंकि ये हिस्सा हमने अलग लिया, ये हिस्सा अलग लिया है। क्या बात समझ रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली इसके लिए भी लिखेगा, सिमिलरली C2 लिखेगा इसके लिए। लिख जरा, दूसरे कैपेसिटर के लिए क्या लिखेगा बेटा, बोल 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 बोल, क्या लिखेगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/D2। समझ में आया तेरे को क्या कर रहे हैं? अब बता, दोनों सीरीज में है कि नहीं है? और सीरीज में होते हैं तो क्या करते हैं हम, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यस और नो बेटा, यस और नो बेटा, यही करते हैं कि नहीं करते, है ना। तो बस आपने यही करना है, 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 कितना है सर, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D1 प्लस 1 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D2। बढ़िया, कॉमन ले ले, जो कॉमन आता है कॉमन ले ले, ठीक है। 1/CS इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट A, नीचे से आ गया, ठीक है। क्या बचा यहां पर, 1/K1/D1, तो D1 को ऊपर ले जाते हैं, ये D1/K1 हो जाएगा, प्लस K2/D2 का D2 ऊपर चला गया, तो ये D2/K1 हो जाएगा। ठीक बात है ना, लिख सकते ना ऐसे। अच्छा, अब क्या करूं, मुझे तो CS चाहिए, मुझे तो CS चाहिए, मैं 1/CS में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे तो CS चाहिए। तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, और ये भी साथ ही जाएगा फिर तो, है ना, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है पूरा, ये पूरा ऊपर है, मतलब ये ऐसे है, देख ये ऐसे है। दोबारा लिख के दिखाता हूं, देख 1/CS इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट A, है ना, और D1/K1 प्लस D2/K2, D2/K2, ठीक। अब ठीक है, हाँ जी, तो D1/K1 प्लस D2/K2, यही है ना। हाँ, तो ये पूरा यहां पे एक्चुअली में, मतलब ये यहां है, ये एक्चुअली में पूरा हम यहां मान सकते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में। समझ पा रहा है, ये पूरा यहां मान सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, क्या टेंशन है।
क्या टेंशन है? ऊपर नहीं मान सकते इसको? क्या मान सकते हैं? ठीक है, तो CS को यहां ले जा, इधर, इसको नीचे, इसको ऊपर, ठीक है, मतलब क्रिस क्रॉस कर ले। तो CS क्या बन जाएगा? CS यहां आ गया, ये यहां आ गया, एप्सिलॉन नॉट A, और ये नीचे आ गया, तो D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2, डब्बा बंद। आप चाहें तो ये फॉर्मूला याद रखें। इसकी डेरिवेशन वैसे सिलेबस में नहीं कराई जाती है, मैंने करा दी है। ये जो डेरिवेशन मैंने आपको कराई है ना, ऊपर मान ले, नीचे मान ले, यहां वहां ले जा, ये कराई नहीं जाती है, मैंने करा दी है। जनरली फॉर्मूला ये बता दिया जाता है बच्चे को, ठीक है। अब सोच कितना आसान हो गया जब तूने 2 में करा, तो अब तू 3 में क्या करेगा बता। अगर 3 वाले आ गए तो जैसे मैं पहले देने वाला था तेरे को, जैसे मैं तेरे को पहले देने वाला था बेटा, है ना, मैं जैसे तेरे को पहले देने वाला था, 3 सेक्शन बना करके, ये कहता कि K1 है, ये कहता कि K2 है ना, और ये कहता कि K3 है, तब तू क्या करता, है ना, और ये D1 होता, ये D2 होता, ये D3 होता, तब क्या करता, इसमें एक कड़ी और जोड़ देता, खत्म खत्म, इसमें एक कड़ी और जोड़नी है बस भाई। CS इज इक्वल टू क्या होता, एप्सिलॉन नॉट A बटा D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2 प्लस D3 बाय K3, हाँ या ना बोल, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। क्या आया समझ में? कितना आसान है बता, ये फॉर्मूला कितना इजी बन गया, बस तुझे याद रखना है फॉर्मूला, है ना। वैसे मैंने डेरिवेशन करवा दी है कि तू कल को ये ना बोले कि रटवाते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया कि कहां से आया है, ठीक है ना, लेकिन वैसे रटा ही जाता है इसको, मतलब इसको याद ही करा जाता है, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल केस बनता है, अपन RDX केस नाम देते हैं इसको, एक इसमें RDX केस बनता है। वो क्या है? वो ये है कि आपने बिल्कुल मिडल स्प्लिट किया, एकदम इसको मिडल स्प्लिटिंग हुई है, मतलब आइडेंटिकल केस है ये, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लिए हैं आपने, ठीक। तब क्या होगा, मतलब ये सुन सुन, मतलब क्या है, क्या सिस्टम है, मैं समझा रहा हूं, देख। बिल्कुल बीच में से बांटा है आपने, K1 K2 D/2 और D/2, समझा? समझा? बिल्कुल बीच में से स्प्लिट किया है। देखो हमेशा यहां पर D1 D2 लिखा हुआ, यानी बीच में से स्प्लिटिंग नहीं है, कहीं और से स्प्लिटिंग है ये, है ना, समझ रहे ना। जरूरी नहीं कि बिल्कुल मिडल में से स्प्लिटिंग हुई है, लेकिन इस बार यहां पे मिडल में से स्प्लिटिंग दी गई है, मतलब आधे आधे भरे हैं, आधे में K1 भरा है, आधे में K2 भरा है। अब ऐसे में क्या करेगा? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले को देख, इसी फॉर्मूले को एप्सिलॉन नॉट A बटा D1 की जगह पर लिखेगा बेटा D/2 K1 प्लस D/2 K2। एक काम कर, D/2 कॉमन ले ले, है ना, समझ रहे ना। D1 की जगह भी D/2 लिख लिया, D2 की जगह भी D/2 कॉमन ले ले, ये आ जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D/2 ब्रैकेट में 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक बात। इसका 2 चला गया ऊपर, यानी 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D, और जो यहां पर 1/K1 प्लस 1/K2 है ना, आप इसे लिख सकते हो ऊपर मल्टीप्लाई करके ऐसे, देखो 2 एप्सिलॉन नॉट A/D K1 K2 K1 प्लस K2, और ये ऊपर चला गया, मतलब एप्सिलॉन नॉट A/D 2K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। ये फाइनल आंसर था। मैं आपके लिए पूरा नहीं छोड़ रहा, ये तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं पूरा नहीं छोड़ रहा, मैं सिर्फ ये एंड वाला छोड़ रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, मैं यहां पर ये सिर्फ एंड वाला छोड़ रहा हूं। तो CS जो बनेगा बेटा, इनको सॉल्व करने के बाद, जनरली बच्चे उसको याद रखते हैं क्योंकि सॉल्व करने में आसान होता है, बहुत तेजी से सॉल्व होती हैं चीजें। एप्सिलॉन नॉट A/D 2K1 K2 बटा में K1 प्लस K2, याद, ठीक है। अगर मिडल में से स्प्लिटिंग हो, आप सीधा ये यूज कर सकते हो, ठीक। मिडल में से स्प्लिटिंग है, सीधा ये यूज कर सकते हो। 3 में नहीं चलेगा, ये RDX केस ही है, 2 में ही चलेगा, और जब मिडल में से स्प्लिटिंग होगी तब तू सीधा इसको यूज कर सकता है, ठीक है।
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी यानी पहले वाला, ये पुराना वाला सी ही है एक तरीके से समझो, है ना, ये पुराने वाला सी ही मान सकते हो आप इसको, यानी इसको ये मान सकते हो आप कि भाई जो सी एस है वो पुराने वाला सी टाइम्स 2k1k2 अपॉन में k1+k2। ठीक ठीक, ऐसा भी इसको देखा जाता है, ऐसा भी इसको देखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? सॉल्व आप कर सकते हो इसको, मैंने फाइनल आंसर यहां पे लिख दिया है, पूरा सॉल्यूशन डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं, कितनी डेरिवेशन करोगे। ठीक है, आइए सवाल पे चलते हैं। सवाल प्रीवियस ईयर नीट का है, ठीक है ना, नीट का PYQ है ये। कह रहा है 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ कांस्टेंट K1 K2 हैव बीन फिल्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर शोन बिलो ईच ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ द स्पेस। आ गया ना भाई, डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट सवाल। ठीक है, देख रहे हो क्या कर रखा है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, बिल्कुल मिडल में फिल किया गया है, बिल्कुल मिडल में K1 K2। ठीक है, क्या करोगे भाई, कौन सा ऑप्शन है इसमें से? देख, अभी अभी बताया मैंने, RDX केस लगाना है आपने सीधा, क्या एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 2k1 k2 बटा में k1+k2। बोल दे बेटा कौन सा मैच हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये हो गया, डी मैच हो गया, डी मैच हो गया, चेक कर लो, चेक कर लो। 2 यहां है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, सीधा सीधा फॉर्मूला। तो नीट के सवाल ऐसे बन रहे थे। ठीक है, बोर्ड के भी बन जाएंगे, बोर्ड के भी बना सकते हो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ो। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन अरेंजमेंट। हाँ जी, फिर से देख, d/2 मिडिल टर्म स्प्लिट है मिडिल टर्म स्प्लिट ये तो मैथ्स में होती है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है ना, ये मिडिल टर्म स्प्लिट है भाई। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है यहां। ठीक है, करो, आओ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं इसकी। क्या जी, फिर से ये एक तरीके से सीरीज ही है ना, ऐसे ऐसे लगा हुआ है बीच में, है ना भाई, बीच में भरे हुए हैं। क्या होगा भाई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, आगे 2k1k2 अपॉन में k1+k2, यही लगाएंगे। हाँ जी, यही लगाएंगे। तो फिर कुछ गिवन है क्या? नहीं, कुछ नहीं गिवन है, तो बस पुट करते जाओ। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 2, k1 कितना है, वो तो k है, और k2 कितना है, वो 2k दिया हुआ है। देख चेक कर, ये देख, ये k दिया हुआ है, ये 2k दिया हुआ दिख रहा है, ये k है, ये 2k है, ऐसा बोल रखा है। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डबल दे रखा है। ठीक है ना, और डिवाइड बाय k1+k2, तो k+2k, 4k स्क्वायर हो गया है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 4k स्क्वायर अपॉन में 3k, k से k कट गया, 4/3k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आंसर है, आंसर है। बोल दे भाई कोई दिक्कत है तो, बोल दे भाई, बोल दे कोई दिक्कत है तो, समझ रहा ना? तो इससे सवाल हल होते हैं तेजी से, सवाल हल होते हैं तेजी से, इसलिए बताई जाती हैं सब चीजें। सिमिलर तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होगा, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे एंड ऑफ दिस चैप्टर। लगभग यही लास्ट है। ठीक है, क्या है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में? देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या करेंगे भाई, ये रही आपकी प्लेटें कैपेसिटर की, ठीक है, और इनको भरा ऐसे जाएगा। देख, ध्यान से देखियो, इनको भरा ऐसे जाएगा, ऐसे। समझ गया? ऊपर नीचे भर रहे हैं, पहले ऐसे ऐसे प्लेटों के पैरेलल भर रहे थे ना, अब ऊपर नीचे खांचे बना के भर रहे हैं ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे घर होते हैं ना भाई, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, ऐसे भर रहे हैं। समझ गए ना? ऊपर वाला K1 ले ले, नीचे वाला K2 ले ले। ठीक है, क्या चीज है जो सेम रहेगी? वो है ये D सेम रहेगा, ऊपर भी नीचे भी, है ना, D सेम रहेगा। चेंज क्या होगा? एरिया, प्लेट का एरिया। ये प्लेट का एरिया A2 होगा, हाँ या ना बोल, और ये प्लेट का एरिया A1 होगा। यानी आप इसको अगेन 2 कैपेसिटरों में स्प्लिट कर सकते हो, तोड़ दो इसको 2 कैपेसिटरों में, तोड़ दो इसको 2 कैपेसिटरों में। तो ये इक्विवेलेंट बनेगा किसके? देख ध्यान से, इक्विवेलेंट बनेगा किसके? 2 कैपेसिटरों के। 2 कैपेसिटर, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, और ये पैरेलल में लगे मिलेंगे। ऐसा लगेगा जैसे पैरेलल में लगे हुए हैं दोनों, ये ऊपर वाला अलग कर दिया, नीचे वाला अलग कर दिया। ठीक, अच्छा, है तो ये भी D ही, लेकिन इसका एरिया A1 है तो ये भी D ही, लेकिन इसका एरिया A2 है।
इसमें भरा हुआ K1 है, इसमें भरा हुआ K2 है। बढ़िया जी, दोनों कैपेसिटेंस अलग अलग निकालो, पैरेलल में सॉल्व कर दो, खत्म। आजा आजा देख, सबसे पहले C1 सॉल्व करते हैं। बेटा क्या लिखोगे? K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाय डी। गलत तो नहीं कर रहा कुछ मैं? चेक कर ले बेटा, डी डी है, हां A1 A1 है, हां K1 है और एप्सिलॉन नॉट है। बढ़िया। C2 के लिए क्या लिखेगा बेटा? C2 के लिए लिख, C2 के लिए क्या लिखेगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाय डी। सही। पैरेलल में क्या करते हैं सर? सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। तो सीपी यानी पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होती है? सीधी सीधी ऐड, C1 प्लस C2 होता है। हां सर, हां सर। C1 क्या है? K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाय डी प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाय डी। कॉमन कौन आ गया? एप्सिलॉन नॉट बाय डी आ गया कॉमन, एप्सिलॉन नॉट बाय डी आ गया कॉमन। अंदर बचा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 एंड सो ऑन, यानी कहानी ऐसे चलती जाएगी। क्या आपको समझ में आ रही है बात? बेटा कल को अगर मैं यहां पे खांचे बहुत सारे बना दूं तो ग्राउंड फ्लोर बना दिया K1 का, फर्स्ट फ्लोर बना दिया K2 का, है ना, सेकंड फ्लोर बना दिया K3 का, K4 का, K5 का, कई सारे बना दिए तो कई सारे पैरेलल में आ जाएंगे। और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? खट 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 खट, K1 A1 K2 A2 K3 A3 एंड सो ऑन, कहानी चलती जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? ठीक है भाई, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक, आरडीएक्स केस करते हैं इसका फटाफट से। क्या होगा आरडीएक्स केस? आप सभी जान रहे हैं, आप सभी समझ रहे हैं इसका आरडीएक्स केस क्या होगा, है ना? कि आपने बिल्कुल बीचों बीच भरा है ना, मंजिलें जो बनाई हैं वो बराबर बराबर मंजिलें बनाई है। जितनी ग्राउंड फ्लोर ऊंची है उतनी फर्स्ट फ्लोर ऊंची है ना, दोनों बराबर ऊंची है। तो ये K1 ले लेते हैं, ये K2 ले लेते हैं, ठीक। और इसका एरिया A/2, इसका भी एरिया A/2, ये डिस्टेंस D, ठीक। फॉर्मूला फटाफट से क्या है? CP इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय D K1 A1 प्लस K2 A2, यही फॉर्मूला था ना हमारा बेटा, एप्सिलॉन बाय डी K1 A1 प्लस K2 A2, है ना। तो अब क्या करेंगे? A1 की जगह A/2, A2 की जगह भी A/2 पुट कर दो फटाफट से। एप्सिलॉन बाय डी K1 A/2 प्लस K2 A/2 कॉमन, क्या जी? एप्सिलॉन नॉट A/2D K1 प्लस K2। लेकिन याद रखने के लिए इस 2 को इसके नीचे कर लेते हैं, तभी याद भी रहेगा। मतलब कुछ एप्सिलॉन A/D को तो अलग ही रखते हैं ना अपन, समझ पा रहे हो? CP इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D ब्रैकेट में K1 प्लस K2/2। सुंदर लिखते हैं, K1 प्लस K2/2। क्या जी, समझ में आया? याद, इसको भी याद, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक। बढ़िया जी। कुछ ऐसा कुछ तोप मारी तो करी नहीं मैंने, कोई रॉकेट तो फायर करे नहीं, कोई ब्रह्मोस तो डागी नहीं मैंने पाकिस्तान एयरबेस की तरफ, है ना। तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। और फिर कुछ नमूने यहां पर पुट करे गए हैं A/2 नाम के, फिर कॉमन ले लिया गया है, हट, है ना। और बस ये निकल के आंसर आ जाएगा। सही है, बढ़िया। क्वेश्चन, आखिरी सवाल, होपफुली आखिरी सवाल है ये इस चैप्टर का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स हैज द कैपेसिटेंस ऑफ 10। हाँ, अब देखो, कितना शाना है ये, कितना शाना है ये। है ना जो एप्सिलॉन नॉट A/D, इसको इसने ऐसे लिखा हुआ है, CP इज इक्वल टू C K1 प्लस K2/2, है ना। इसको ऐसे ये भी लिख सकता था। कहां गया वो? कहां गया इसका स्पेशल केस? कहां गया? हाँ देख, मैंने लिखा भी है यहां पर, एप्सिलॉन नॉट A/D को C लिख दिया, पुराना वाला, मतलब बिना मीडियमों का,
खाली कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर अगर होगा तो ये, तो सीधा सी है ना, सीधा सी। तो यहां पर भी यही चीज मैंने लिख दी है ना, सीधा एयर वाला होगा तो वो सी है, जो सिर्फ एयर वाला है ना। और वही इस फॉर्मूले में देखो दिया भी हुआ है। कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जी, कह रहा है एयर एज मीडियम है ना, वो कितना दे रखा है, वो 10 दे रखा है, 10 माइक्रोफेराड। तो सी की वैल्यू भाई ने पहले से दे रखी है 10 माइक्रोफेराड। हट जा मच्छर कहीं के। द एरिया ऑफ कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ में डिवाइडेड है, ये तो खुशखबरी है हमारे लिए। फिल्ड विद 2 मीडिया, यानी 2 मीडियम भरे हुए हैं, एक K12 और एक K24। कैपेसिटेंस क्या होगी सिस्टम की, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो इसको अगर फॉर्मूला याद है तो। अगर फॉर्मूला फिलहाल याद नहीं है तो फॉर्मूला ये लिखा, यही तो फॉर्मूला है ना। पैरेलल के लिए अगर इक्वल हाफ में बांट रखे हैं आपने दोनों को, है ना, तो यही पुट करोगे सीधा सीधा, है ना। कर दो जल्दी से। सी की वैल्यू क्या है, 10 माइक्रोफेराड है, हाँ तो माइक्रोफेराड में आंसर आएगा, टेंशन ना ले हम, है ना। K1 हमारा 2 है, K2 हमारा, सब पुट पुट करना, क्या ही है और कुछ नहीं है यार, है ना। 6/2 10 दिए 30 माइक्रोफेराड, ठीक है। सी ऑप्शन एकदम सही है, बढ़िया, समझ में आया, ठीक है बेटा। जितना भी करा रहा हूं अभी तक पल्ले पड़ रही है चीजें, हैं दिमाग में चीजें बैठ रही हैं जो कर रहे हैं हम या नहीं, है ना। एक बार आग वाला इमोजी लगा के तो बता दो, है जी, एक बार आग इमोजी हो जाए, है ना, हौसला अफजाई के लिए एक बार आग इमोजी हो जाए भाई, अगर बात समझ में आ रही है तो, ठीक है। बस खत्म है चैप्टर भाई, अब कुछ नहीं है इसमें, अब कुछ नहीं है, खत्म है। अब कुछ नहीं, अब खत्म, अब खत्म। बेटा हाथ से लिख के देखेगा ना तो थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जब तक आप देखते रहोगे चीजों को तो उतना नहीं समझ में आता ना, जब हाथ से लिख के देखोगे तो ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आती है ना। अब तक तो आप एक्सपीरियंस कर चुके होगे, इतनी क्लासें हो चुकी हैं, 10 क्लासें चैप्टर 1 की ली है, 10वीं क्लास चैप्टर 2 की चल रही है, 20 क्लासें हो चुकी है। नोट्स लिखते होगे आप, नहीं लिखते तो बहुत ही वाहियात बात है ये, बहुत ही, क्या बोलूं मैं, जो भी तुम गंदा सोच सकते हो अपने बारे में सोच लो। अगर नहीं लिखते नोट्स तो भाई नोट्स तो लिखने चाहिए। डे 1 से बोल रहा हूं, डे 1 क्या मतलब, मैं अपनी जिंदगी के डे 1 से बोल रहा हूं। मैं जब से पैदा हुआ था तब से बच्चों को कह रहा हूं कि नोट्स लिख लो, नोट्स लिख लो, नोट्स लिख लो, ठीक है ना। तो नोट्स तो लिखने हैं, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी आपको, ठीक है। अच्छा, अब भाई वैसे तो सिलेबस पूरा हो चुका है आपका इस चैप्टर का, लेकिन कुछ बच्चे नीट की, जेई की तैयारी करते हैं और वो हमारे यहां भी आते हैं करने के लिए, ठीक है। उनके लिए मैं ये वाला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है ना, इसको मैं कुछ भी ड्राइव नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना, सिर्फ कंपटीशन के लिए ही है ये, ठीक है ना, सिर्फ मतलब जेई नीट के लिए। इसको आप सीयूटी वाले ना समझ ले कहीं, है ना। सीयूटी वालों के लिए जरूरी नहीं है ये, सीयूटी की जो तैयारी करेंगे उनके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो जेई नीट दे रहे हैं उनके लिए जरूरी है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, एक तो स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। देखो भाई कैपेसिटरों की शेप बहुत सारी तरह की होती है। मैंने आपको जब कैपेसिटर स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको एक कैपेसिटर की फोटो दिखाई थी, याद है, वो गोल कैपेसिटर था, वही जो पंखे में लगा होता है ना, जिसकी फोटो व्हाइट कलर की लेकर के आया था मैं दिखाने के लिए, जब कैपेसिटर स्टार्ट करवाया था टॉपिक, आज से 3-4 लेक्चर पहले करवाया था। जो वो कैपेसिटर जो था वो सिलेंड्रिकल ही था, दैट इज अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ऐसे स्फेरिकल कैपेसिटर भी होते हैं, जगह जगह काम आते हैं, ठीक है ना। तो अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, मान लो कि अगर सिर्फ एक ही कैपेसिटर है, मतलब एक सिंगल कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर, ठीक है, एक सिंगल कंडक्टर है जिसकी आर रेडियस है, जिस पर क्यू चार्ज है, तो उसकी कैपेसिटेंस होती है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था हमने, बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था हमने, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इसको हम, इसकी डेरिवेशन भी मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, ठीक, बढ़िया। ये स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं है, ये जस्ट एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको स्फेरिकल कंडक्टर बोलते हैं। क्या है ये है स्फेरिकल कंडक्टर, ये स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस है। स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होता है, वो ऐसा होता है, गोले में गोला, बड़े गोले में छोटा गोला,
ठीक है ना। और वही एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर इंड्यूस नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे भाई अंदर वाले पे मान लो पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना, अंदर वाले पे मान लो पॉजिटिव आ गया, तो इस वाले की अंदरूनी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल पड़ेगी। पहले इसकी डेरिवेशन भी होती थी और जेई एडवांस के अंदर तो इसकी डेरिवेशन करवाते भी हैं, हम नहीं करवाएंगे, ठीक है ना, हम नहीं करवाएंगे, ठीक है, इसकी डेरिवेशन करवाते भी हैं। अच्छा, बाहर से ये ग्राउंडेड होता है, मतलब अर्थड होता है, बाहर से इसको अर्थिंग करवाई जाती है, ठीक। अंदर वाली रेडियस R1 और बाहर वाले स्फेयर की रेडियस R2 है, ठीक है। तब जो इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बनती है वो बनती है C इज इक्वल टू 4πε0 R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1 डिराइव होके आती है बेटा, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले दे रहा हूं आपको, मैं डेरिवेशन में समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि एक एक डेरिवेशन करने में आधा आधा घंटा लगता है इसका। मतलब मैं आपको समझाते समझाते करवाऊंगा तो मुझे तो हाफ आवर लगेगा इसको करवाने में, और फिर सिलेंड्रिकल को करवाने में और आधा घंटा लगेगा, ठीक है ना। तो मैं उतना टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगा और इसको लगाना भी बता दूंगा। एक क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, है ना, एक क्वेश्चन कर ही ले क्या। फॉर्मूला देख लिया आपने क्या है। अच्छा, एक बात का ध्यान देना, बड़ी माइनस छोटी करनी है ये। अगर बड़ी वाली R1 होती तो फिर R1 माइनस R2 करते, तो बड़ी माइनस छोटी करनी है, बात ध्यान रखना, ठीक है, बड़ी माइनस छोटी करनी है। फिर मैं आपको सिलेंड्रिकल भी बताता हूं, उसका भी क्या फॉर्मूला होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। अभी के लिए इस पर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। देखो लिखा हुआ टू कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक का मतलब समझते हो ना, स्फेयर में स्फेयर जिनका सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक, कौन मतलब सेम, सेंट्रिक मतलब सेंटर वाला, सेम सेंटर वाला, सेम सेंटर वाले कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं जिनका रेडियस R है और 2R है। मतलब बाहर वाला 2R है और अंदर वाला R है, फिर ये अर्थड होना जरूरी है, ठीक है ना, बाहर वाला अर्थड होना जरूरी है ना। देखो लिखा हुआ आउटर स्फेयर अर्थड, मतलब ये अपने आप में कैपेसिटर बन गया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, जल्दी से कैलकुलेट करो फटाफट से, जल्दी से कैलकुलेट करो क्या होगी, जल्दी जल्दी। देखो कुछ नहीं है, फॉर्मूला क्या था, 4πε0, ऊपर दोनों रेडियस मल्टीप्लाई, नीचे बड़ी माइनस छोटी, नीचे बड़ी माइनस छोटी, ठीक है ना। तो बड़ी माइनस छोटी 2R माइनस R करना पड़ेगा आपको नीचे, हाँ या ना बोलो बेटा। 4πε0, R1 R है, R2 2R है, डिवाइड बाय 2R माइनस R है, तो 2R में से R गया, R ही बचेगा, सही कह रहे हो सर आप। तो 4πε0 R ऊपर बचा, 2R में से R गया, R नीचे बचा, और 2R ऊपर ये बचा हुआ ये वाला, R से R कट गया, तो ये आ गया 8πε0 R। दिस इज द आंसर, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल बात, ठीक है। तो ऐसा कभी सवाल फंस गया बाई चांस, मान लो आकर के, बोर्ड वालों से भी कह रहा हूं, कहीं ये बोर्ड वाली वो देख रहे हो है सिलेबस में नहीं है, बहुत कुछ ऐसा लगता है बच्चे को सिलेबस में नहीं है लेकिन जब पेपर आ जाता है ना बोर्ड का बेटा, तो हाजमोला हो लेती है, समझ गए ना। तो इसलिए कर लो, तुम भी कर लो, ठीक है, करा रहे हैं तो कर लो, ठीक है। अच्छा, अब एक बार सिलेंड्रिकल पर आते हैं, ये रेयर है बहुत, सिलेंड्रिकल इज वेरी रेयर, ये फिर भी पूछ लेता है, स्फेरिकल फिर भी पूछ लेता है, सिलेंड्रिकल रेयर है। मतलब ये कॉलेज लेवल पर जाकर के इसकी चर्चा होती है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। सिलेंड्रिकल ऐसा होता है, कोएक्सियल होते हैं ये, कोएक्सियल समझते हो ना, को सेम, एक्सियल एक्सिस वाले, सेम एक्सिस वाले होते हैं, यानी एक ही एक्सिस दोनों के सेंटर से पास हो रही होती है, बहुत बढ़िया। इसकी छोटी रेडियस R1 ले लेते हैं, इसकी बड़ी रेडियस R2 ले लेते हैं, ठीक है। और कॉमन लेंथ होती है इनकी, कॉमन लेंथ L, ठीक है ना, कॉमन लेंथ L ली जाती है, ठीक है। सीधे सीधे फॉर्मूले बता रहा हूं, टेंशन नहीं ज्यादा, ठीक है ना, डेरिवेशन की टेंशन नहीं। C इज इक्वल टू, ये होता है 2πε0 L डिवाइड बाय
लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ बड़ा माइनस बड़ा डिवाइड बाय छोटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, लॉग यूज होता है, लॉग से निकल करके आता है। ठीक है जी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ R2 बाय R1। ठीक है ना, वेरी रेयर है ये, वेरी रेयर, लिख देता हूं इसको, रेयर का भी रेयर है ये। ठीक है, टेंशन ज्यादा ना लें आप इसकी, इसका कोई सवाल भी मैंने इसलिए नहीं करवाया आपको। ठीक है, इसका सवाल मैंने आपको करवा दिया क्योंकि ये फिर भी आप चाहें तो याद रख सकते, सिमिलर सा है ना। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में बड़ा माइनस छोटा, है ना, इसको याद रखा भी जा सकता है। चलिए, जाना कहीं नहीं है, बात को सुनो पहले ध्यान से, फिर जाना, 5 मिनट गाइडेंस लेकर के जाओ। ठीक है, देखो आपका होमवर्क आपको भी पता है क्या है, इस लेक्चर के आपने नोट्स पूरे करने हैं। ठीक है, डीपीपी आज दी गई है, आपको ट्राई करनी है आपने, जितनी भी होती अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको असाइनमेंट मिलेगा लेकिन मिलेगा ट्यूसडे को। ठीक है, असाइनमेंट मिलेगा लेकिन मिलेगा ट्यूसडे को, क्योंकि मैं छाट नहीं पाया, मुझे समय नहीं मिल पाया छाटने का। अभी छाटूंगा, फिर वो छपने जाएगा, फिर छप के वापस आएगा, मैं प्रूफ रीड करूंगा, फिर भाई को दूंगा, भाई रिकॉर्ड करेगा, फिर रिकॉर्ड वाला सुनूंगा मैं पूरा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है लंबा चौड़ा। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है अपने को। ठीक है, तो बैचेस और भी होते हैं, और भी जगह काम होते हैं, और 36 चीजें और भी हैं। ठीक है ना, तो इसलिए असाइनमेंट आपको ट्यूसडे को मिलेगा इस चैप्टर का। ठीक है ना, वही 25 क्वेश्चनों का लगभग होगा, प्रीवियस ईयर लेवल के ही सवाल होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आए हैं अभी 4-5 सालों वाले, वही लेवल के सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, कल आपकी क्लास नहीं है फिजिक्स की, यानी कल शनिवार है, उसके बाद एतवार है यानी संडे है, फिर सोमवार है यानी मंडे है, यानी 3 दिन का ब्रेक है आपके पास। इन 3 दिनों में जो बच्चे बैकलॉग बनाए बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें कह दूं, जो बच्चे बैकलॉग बनाए बैठे हैं भाई, प्लीज अपना बैकलॉग चैप्टर वाइज खत्म करें। पहले चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, इसी तरीके से बढ़ना है बेटा आपने। अगर बीच में कूदोगे, फिर पीछे जाओगे, बैकलॉग पूरा करने, फिर कूद के यहां होगे, फिर वहां जाओगे, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपको फिर दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हो बात को? अब जैसे एप्सिलॉन नॉट के साथ के मल्टीप्लाई क्यों होता है, ये मैं यहां नहीं बता सकता, चैप्टर 1 में बता आया हूं। यहां भी कोशिश करिए मैंने बताने की, जगह जगह यादों की बारात दी है, लेकिन यादों की बारात में यादों की बारात ही है ना, फील नहीं है। फील तो आपको तभी आएगी जब आप टॉपिक के ऊपर जाकर के उस पर बैठोगे और उसको अपने अंदर पियोगे टॉपिक को, तब आपको टॉपिक की असली फील आएगी यार कि ऐसा क्यों हुआ है। तो प्लीज आप ऑर्डर वाइज ही चलिए, लाइव लेक्चर में मत कूदिए, आप ही का नुकसान होगा लाइव लेक्चर में कूदने का। अगर आपका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में भी जुड़े हैं इस बैच से, बेशक से ये बैच काफी लेट चालू हुआ है ना, तुम लोग चिल्लाते रहे बहुत टाइम तक, ये चिल्लम चिल्ली चलती रही कि परिश्रम शुरू नहीं हो रहा, शुरू नहीं हो रहा, शुरू नहीं हो रहा, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, स्कूल में पहला चैप्टर भी हो गया है सर। ऐसी धमकियां मिलती थी हमको, पहला चैप्टर भी हो गया, यहां तो बैच ही स्टार्ट नहीं हुआ। तो सही गुस्सा है आपका, मैं मना नहीं कर रहा, बैच भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, और फिर भी बच्चे बहुत सारे लेट आए हैं पता आपको इस बैच में, और वो जो बैकलॉग पूरा कर रहे हैं अपना। तो भाई प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लाइव में ना कूदें, चैप्टर वाइज ही चल करके आए जिनके बैकलॉग है, और आप इन 3 दिनों में बैकलॉग ही पूरा करें। ठीक है, सारी डीपीपी नहीं लग पाएगी, सारे सवाल नहीं हो पाएंगे, ये बात उनके लिए भी वाजिब है जो डे 1 से पढ़ रहे हैं। भाई तू तो अभी आया है, तू तो 1 हफ्ते पहले बैच, तुझे पता चला कि परिश्रम नाम का कोई बैच है, तू तो अभी आया है, तुझसे कहां क्वेश्चन हो जाएंगे। तू समझ रहा है ना भाई, तपस्या लगती है सवाल होने में, और सवालों का लेवल बड़ा है पहले से। मैं भी कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस सेशन में ऐसे सारे सवाल लेकर के आऊं जो तपस्या करवाते हैं, मेरी भी तपस्या होगी और आपकी भी हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया। तो ये था बैकलॉग वालों के लिए। अब बैकलॉग वाले भाई इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि सवाल क्यों नहीं हो रहे हमसे, आप पहले इसी को लेकर परेशान हो कि हमारा सिलेबस क्यों नहीं हो रहा अभी तक, हमारा बैकलॉग क्यों बैठा है अभी तक हमारे सर पे खड़ा हुआ। समझ गए ना, पहले बैकलॉग को बिठाओ, सवाल तब बैठेंगे जब पहले एक बार बैकलॉग पूरा हो जाएगा, है ना। तुम बैकलॉग भी पूरा कर रहे हो, फिर तुमको सवालों के साथ भी जूझना है, ये सारी लड़ाइयां एक साथ नहीं लड़ी जाएंगी बेटा, बीमारियां बहुत हैं, लड़ाइयां बहुत हैं। पहला जो दानव है वो यही है कि आप बैकलॉग पूरा करें अपना। ठीक है, तो बैकलॉग वालों की बात यहीं पर समाप्त होती है। अब बात करते हैं उन बच्चों से जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, और वो बच्चे धैर्य से बात को सुनते और समझते भी हैं, लेक्चर के एंड तक भी रुकते हैं। ठीक है, आप चाहे इस लेक्चर तक रिकॉर्डेड कभी आए, या फिर आप इसको अभी लाइव सुन रहे हैं, मैं दोनों बच्चों से बात कह रहा हूं, चाहे आप इस लेक्चर को रिकॉर्डेड देखो या लास्ट वाले पॉइंट तक रिकॉर्डेड आओ या फिर आप लाइव आओ, आपने आज ही से
आज ही, मतलब आज ही से एक काम करना चालू करना है। यह नया काम दे रहा हूं, यह नया काम दे रहा हूं आपको, और यह करना पड़ेगा सभी को, सभी को। वो है चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाने। और शॉर्ट नोट्स बनते हैं 1 से 3 पेजेस में। अगर 12वीं की बात करूं तो 10वीं कक्षा के अंदर 1 या 2 पन्ने मैक्सिमम चाहिए होते हैं, किसी किसी चैप्टर में तो 1 ही पन्ने में सारे नोट्स बन जाते हैं। ठीक है, आपको 12th के अंदर ऐसा नहीं होगा। 12th के अंदर आपको 1 से 3 पन्नों में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मुझे पता चैप्टर 1 के बहुत सारे बच्चों ने बनाए हैं, मुझे भेजे भी हैं, मुझसे चेक भी करवाए हैं, बच्चों ने पूछा भी है कि सर ये देखिए ये हमने बनाया है, देख लो। अब मैं झलक मार पाता हूं, कभी दिल बना देता हूं, कभी फायर बना देता हूं, ठीक है ना। रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं देख लेता हूं, ठीक है ना। तो मैं नजर जरूर मार लूंगा, मैं चाहे आपको रिप्लाई ना दे पाऊं, ठीक है ना, मैं नजर जरूर मार लूंगा। 1 से 3 पेजेस के अंदर चैप्टर 1 से शुरू करना, जिनका चैप्टर 1 के शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं, क्योंकि बहुत बच्चों ने बनाए हैं, बहुत बच्चों ने नहीं भी बनाए हैं। तो प्लीज ये शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको आने वाले समय में रिवीजन चालू करना पड़ेगा। सेल्फ रिवीजन, खुद से रिवीजन करना चालू करना पड़ेगा, ठीक है। खुद से रिवीजन करना चालू करना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी चालू करनी पड़ेगी। उसके लिए हर बार आप पीडब्ल्यू की ऐप नहीं खोलोगे, उसके लिए आप हर बार यूट्यूब नहीं खोलोगे, इंटरनेट बंद रखोगे, फोन बंद रखोगे। अपने नोट्स में से रिवीजन करना है आपको, ठीक है। तो वो दोनों नोट्स आपके सामने खुले रहेंगे। शॉर्ट नोट्स भी आपके सामने होने चाहिए, जो 1 से 3 पन्नों के अंदर पूरा चैप्टर समराइज कर दें। इसमें क्या क्या होगा, मैं समझा रहा हूं आपको क्या क्या होगा, सुन लो। इसमें डेफिनेशंस होंगी, डेफिनेशंस होंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे। सारे फुद्दू कॉन्सेप्ट ना भर लेना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें लिखना है। वो आपको समझ में आएगा जब आप गो थ्रू करोगे अपने मेन नोट्स को। जब मेन नोट्स को गो थ्रू करोगे कि ये जरूरी है क्या लिखना, ये जरूरी है क्या लिखना, ये जरूरी है क्या लिखना, ऐसे, ठीक है। और फॉन्ट छोटा रखना उसका, ताकि A4 शीट पर ज्यादा से ज्यादा चीजें आ जाएं। आप पन्ना पलट के ही देखो, 1-2 पन्नों में, 3 पन्ने मैक्सिमम में काम चल जाए। 1 से 3 पेजेस मैंने तभी लिखा है, क्योंकि यकीन मानो आगे आने वाले चैप्टर ऐसे भी होंगे। भी तो राक्षस जैसे चैप्टर हैं, 12वीं के शुरू के 4 चैप्टर तो दानव जैसे हैं। इसके बाद चैप्टर आएंगे बिल्कुल लल्लू, छोटे छोटे से चैप्टर, वो 1-1 पन्ने के होंगे। इसलिए हैबिट बनाओ 1 से 3 पन्नों में निपटाने की, ठीक है। और आपने फॉर्मूले लिखने हैं सारे, मतलब जितने भी जरूरी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले लिखने हैं आपने सारे, यानी फॉर्मूला शीट बनानी है। अब वो फॉर्मूला शीट आपकी स्वयं की है, आपकी खुद की है, किसी से उधार नहीं मांगनी है। ये भिखारियों वाली हरकतें छोड़ दो, बंद कर दो। कोई नोट्स दे देगा, कोई नोट्स मांग लेगा, सर जी आप अपने नोट्स दे दो। मेरे नोट्स 15 साल पुराने, वो मैंने अपनी बहन को दे दिए थे, क्योंकि वो मेरे से 1 साल छोटी, वैसे 2 साल छोटी है, लेकिन पढ़ाई में वो 1 साल छोटी थी मेरे से, क्योंकि वो तेज कर गई थी, यूकेजी टप गई थी, वो सारी क्लासें टपा दी थी उसने सारी, वो सीधी फर्स्ट में आ गई थी। तो मैंने उसको अपने सारे नोट्स दे दिए। मेरे पास मेरे नोट्स नहीं है, ठीक है। और पीडब्ल्यू के नोट्स में क्या होता है क्या नहीं होता भाई मैं नहीं जानता हूं, ये टीम अपलोड करती है, क्योंकि टीम आपको प्रॉमिस करती है पीछे से। मैं कभी रेकमेंड नहीं करता कि आप वो नोट्स खोल के देखें, देख लो, आइडिया ले लो, पर करना खुद है, ठीक है। टीम ने आपकी हेल्प के लिए वो हैंड रिटन नोट्स अपलोड करे हैं, ठीक है। चैप्टर 1 के हैंड रिटन नोट्स अपलोड हुए थे ना, ठीक है, वो मैंने नहीं करवाए हैं। मैं नहीं हूं फेवर में हैंड रिटन नोट्स के, सुन लो मेरी बात ध्यान से। मेरे खुद के बनाए नोट्स मेरे पास नहीं है, मैंने दे दिए बहन को, और बहन ने उसके अगले साल कबाड़ी में दे दिए, ठीक है। नहीं है मेरे पास। मेरे से मेरे नोट्स मांगते बच्चे आकर के, मैसेज में डीएम में लिखा हो सर आप अपने नोट्स दे दो। मेरे कोई नोट्स नहीं है भाई, ठीक है। मैंने कोई नोट्स नहीं लिख रखे, मेरे पास कोई रजिस्टर नहीं होता। मेरे पास एक ये फोन होता है, पर्स होता है और चाबी होती है, ये लेके आता हूं बस मैं अपने साथ, ठीक है। मेरे पास और कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। कोई रजिस्टर नहीं खोला होता मैंने यहाँ साइड में, कोई किताब नहीं होती मेरे पास यहाँ साइड में, कुछ नहीं होता, ठीक है। फोन में बैटरी नहीं होती है, 5-6% बैटरी मुश्किल से मिलेगी आपको, ठीक है। तो मेरे से मेरे नोट्स मांगने कृपया बंद कर दे, और किसी के भी और उधारी नोट्स मांगना बंद कर दें आप, ठीक है जी। स्वयं के नोट्स बनाएं, रेगुलर क्लास में आए। इसी का नाम डिसिप्लिन है, इसी का नाम दर्द है, इसी का नाम पेन है, और यह पेन आपको हर दिन उठाना है। ये पेन आपको हर दिन उठाना है, हंसते हंसते उठाना है, स्माइल करते करते उठाना है, परिश्रम करते करते उठाना है। समझ जाओ, बैच का नाम परिश्रम है, बैच का नाम उधारी नहीं है। ठीक है, कि तुम उधारी मांग रहे हो यहां वहां से, इसके नोट्स मिल जाए उसके नोट्स मिल जाए, नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो तुम्हारे किसी काम के नहीं होंगे। वो तुम्हारे हाथ से लिखी ही
जो फॉर्मूला शीट होगी वो तुम्हारे काम की होगी। मैंने चैप्टर 1 की फॉर्मूला शीट आपको दे दी थी, मैं चैप्टर 2 की नहीं दूंगा, पहले ही बता रहा हूं। खुली धमकी, खुली चुनौती, खुद बना, खुद बना, सेल्फ कैपेबल हो जा बेटा, सेल्फ कैपेबल हो जा। किसी के नोट्स, किसी की फॉर्मूला शीट, किसी के मांगे हुए हैंड रिटन नोट्स की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? बढ़िया, ठीक है। तो ये आप स्वयं बनाएंगे शॉर्ट नोट्स चैप्टर 2 के। जिन्होंने चैप्टर 1 के बना लिए वो चैप्टर 2 के बनाए, और जिन्होंने चैप्टर 1 के नहीं बनाए 1 के बनाने चालू कर दो। आपको ये दोनों काम आएंगे, मैं बता रहा हूं। एट दी एंड वो बच्चा रिवीजन के लिए दर दर भटकेगा। वन शॉट पे व्यूज तुम ही लेके आओगे। ये जो वन शॉट होते हैं ना, जितने भी ये वन शॉट सीरीज चलती है, 8 घंटे में चैप्टर खत्म, 7 घंटे, ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 7-8 घंटे तो ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया। 3 घंटे में चैप्टर खत्म, 4 घंटे में चैप्टर खत्म। समरी लेक्चर, वन शॉट लेक्चर, माइंड मैप लेक्चर, वो तुम ही ढूंढ रहे होगे। तुम ही उन पर व्यूज बढ़ाते हो जो ये काम नहीं करते, जो सेल्फ हेल्प नहीं करते, खुद की हेल्प जो नहीं करते, वो कहीं और से हेल्प मांगते हैं फिर। तो भाई अगर आपके पास कोई जेन्युइन इशू नहीं है, एक आलस ही आपका इशू है, एक आलस ही तुम्हें बहुत मारे जा रहा है ना, तो फिर परिश्रम बैच का नाम परिश्रम बैच है भाई। यहां तो मैं मेहनत करवाऊंगा, यहां तो आपको लग करके जुट करके मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने चैप्टर 1 की फॉर्मूला शीट आपको दे दी थी, चैप्टर 2 की नहीं दूंगा, 3 की नहीं दूंगा, 4 की आगे से कोई फॉर्मूला शीट नहीं मिलेगी आपको। और हैंड रिटन नोट्स अपलोड होते हैं, वो टीम करवाती है, मैं उसके भी फेवर में नहीं हूं, लेकिन मैं अड़ता भी नहीं। पड़ी लकड़ी लेने की मुझे आदत नहीं है, आज तो मैंने डाला भी है क्वांटा परिवार में। पड़ी लकड़ी में नहीं लेता हूं, वो पीछे से डालते हैं, आपके लिए डालते हैं, आप देखो क्या करना है उनका, लेकिन मैं फेवर में नहीं हूं। मैं हूं फेवर में आपकी मेहनत के, मैं हूं फेवर में आपके पसीने के, मैं हूं फेवर में उस चीज के जो आपको जिंदगी भर काम आएगी, और वो है आपकी मेहनत। मार्क्स 70 में से कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे कोई नहीं पूछ रहा। एक दिन सेलिब्रेशन चलेगा, 2 दिन सेलिब्रेशन चलेगा, है ना, या अच्छे मार्क्स नहीं आए तो एक दिन बेल्ट पड़ेगी, दूसरे दिन जूता पड़ेगा, तीसरे दिन से फिर कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि क्या हुआ था। आपकी मेहनत ही है जो आपके संग रहेगी सारी जिंदगी। इसलिए मेहनती बनो बेटा, परिश्रमी बनो बेटा, बैच का नाम परिश्रम है। कम से कम बैच का नाम तो सार्थक कर लो बे, लल्लू लाल कही के। ठीक है, अपने चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स स्वयं बनाए, हाथ से लिखें, सुंदर बनाए, गंदे बनाए, जैसे मर्जी बनाए, ऐसे बनाए कि आप पढ़ सके उनको। ये शॉर्ट नोट्स आपको आज लगेगी पीड़ा, आज देगा दर्द, और ये कल की है दवाई। मैं आपको बता दूं, ये शॉर्ट नोट्स कल की दवाई बनेंगे, कल की दवाई बनेंगे। हर टॉपर की ये स्ट्रेटजी होती है, हिडन स्ट्रेटजी, वो ये शॉर्ट नोट्स बनाता है। और चैप्टर, जिस दिन उसके चैप्टर का टेस्ट होता है, ये शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाता है रिवीजन करके। पूरा कौन रिवीजन करेगा? 25 पन्ने लिखे हुए हैं यार, एक दिन पहले रिवीजन हो पाएगा? 2 दिन पहले रिवीजन हो पाएगा? 25 पन्ने पढ़ना नहीं हो पाएगा। एक एक चैप्टर आपके 25-30 पन्ने ले जाएगा, 25-30 पेजेस ले जाएगा। न्यूमेरिकल के रजिस्टर अलग बनेंगे, अगर आप मेहनत करते हो तो, रगड़ते हो तो पेन उसके अंदर, वो अलग बनेंगे। बात समझ रहे हो? ये करना है आपने, ठीक है? इसको हैबिट बनाओ। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए, शॉर्ट नोट्स पर हमने आना है, और जब जब चैप्टर जो पूरा होगा, मैं हमेशा आपको याद दिलवाऊंगा इस चीज के लिए, हमेशा आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। ये मेरी परम धर्म है, मेरी परम ड्यूटी है ये, समझ गए ना? ये मुझे आपको मेहनत करवानी सिखानी है, क्योंकि जीवन में वही काम आएगी। जीवन में ये शॉर्टकट काम नहीं आएंगे। कब तक शॉर्टकट, और किस किस से शॉर्टकट मांगते रहोगे भाई? अभी जीवन स्टार्ट होने वाला आपका, कॉलेज में जाओगे, ठीक है ना, वहां पर भी मेहनत खुद ही करनी पड़ती है, प्रोफेसर नहीं पढ़ाते होते वहां। आजकल तो आपको टीचर इतने बढ़िया मिले हुए हैं, पीडब्ल्यू के अंदर के सब टीचर जुड़ करके मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं। आप कॉलेज में जाके देखोगे ना उसकी आपको शक्ल देखने की इच्छा होगी, ना आपकी उसकी शक्ल देखने की इच्छा होगी। दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखोगे। अभी जो टीचर को लेकर के आरती करते हो ना सामने, मन नहीं करेगा। प्रोफेसर ऐसे होते हैं कॉलेज के, वो प्रेरणा देनी तो छोड़ ही दो, मोटिवेट करना तो छोड़ ही दो, वो तो पढ़ा लें बहुत है, पढ़ाई ही हो जाए वो बहुत है। और आपको एक बार बताओ, वो पढ़ाई आपके जॉब में काम आ जाए ये गनीमत है, वो नहीं आएगी। आप इंडस्ट्री में उतरोगे ना, वहां फिर नया सीखना पड़ेगा। तो बेटा हर दिन परिश्रम ही है जो आपको काम आएगा, हर दिन संघर्ष ही है जो आपको काम आएगा, समझ गए ना? कौन कहता है कि 10वीं पास हो गई अब तो मजे ही मजे, 12वीं पास हो जाए फिर तो मजे ही मजे,
अच्छा कॉलेज मिल जाए फिर तो मजे ही मजे, अच्छी नौकरी मिल जाए फिर तो मजे ही मजे, अच्छी सी लड़की या अच्छा लड़का, अच्छा घर मिल जाए तो मजे ही मजे। हर दिन संघर्ष है। जीवन की यात्रा संघर्षमय है, इसलिए संघर्षशील बनिए, परिश्रमी बनिए। हर दिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपके पिताजी नहीं करते क्या परिश्रम? वो भी तो 10वीं पास हैं, हो गए उनके मजे के मजे। पूछना जरा, 12वीं पास हो गए उनके मजे में मजे। अरे मजे हर दिन हो यार। या तो तुम हर दिन रो के जिंदगी जियोगे या हर दिन हंस के जिंदगी जियोगे। हंस के परिश्रम करो ना। मैं क्या कह रहा हूं कि रो के नोट्स बना, आंसू बहा बहा के नोट्स बना, मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूं। प्रसन्न रहे, खुश रहे, ठीक है? पर असली मजे मरने के बाद ही होंगे, ठीक है? असली शांति जो मरने के बाद ही मिलती है भाई, ठीक है ना? जब तक ये जीवन चलेगा ये संघर्ष चलता रहेगा। जीवन का दूसरा नाम प्रॉब्लम है, ठीक है? जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है और ये हमेशा रहेगा। अब आप इसको हंसते हंसते जियो या रोते रोते जियो, ये अखंड सत्य दे रहा हूं मैं आपको, जीवन का अखंड सच है ये, ठीक है? तो मेहनत करनी आज ही से सीख लो। थोड़ी थोड़ी मेहनत है और ये मेहनत की आदत एक बार आपको पड़ गई ना तो जीवन का हर संघर्ष आप झेल जाओगे। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है? और बार बार समझाता रहूंगा। एक बार समझाने से बात समझ में नहीं आती है, किसी को नहीं आती है। मुझे भी नहीं आई थी, अपने टाइम में मुझे भी नहीं आई थी, लेकिन जब जीवन देखोगे तब समझ में आएगा यार हर दिन एक लड़ाई है, हर दिन एक संघर्ष है। और वो संघर्ष अब तू रो के जी या हंस के जी, जीना तो है। खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए जीना है, ठीक है ना भाई? ठीक है? डरा नहीं रहा हूं, कह रहा हूं कि प्रसन्न रहो, हंसते हंसते काम करो, क्योंकि काम तो रोते रोते भी करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो प्लीज ये शॉर्ट नोट्स पर आइए आप जल्दी से जल्दी, ठीक है? चैप्टर 1 के नहीं बनाए हैं बना लीजिए, चैप्टर 2 के नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिएगा, ठीक है? साथ ही साथ वो बच्चे जो एक दिन के अंदर अंदर ये काम कर जाएं, क्योंकि आज ही बोल दिया मैंने करने के लिए, तो आज ही से बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाएगा आज में, मैं आपको बता दूं, क्योंकि टाइम लगेगा, छांटना पड़ता है, हर एक चीज उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है, समय लगेगा उसके अंदर। तो मान लेते हैं आपके पास कल तक बन जाते हैं, मान लेते हैं कल तक, शनिवार तक आपने इसको बना लिया, ठीक? उसके बाद आप एनसीईआरटी के सवाल ट्राई करेंगे। ट्राई करने हैं आपने, ट्राई एनसीईआरटी के सवाल, इसमें सॉल्व करो, एग्जाम्पल या अनसॉल्व करो, जो कि बैक एक्सरसाइज होती है। आपकी इच्छा है, मैं एनसीईआरटी पंच अपलोड करवा दूंगा, पर आपने वो तभी देखनी है जब आप संघर्ष कर चुके हो, आप लड़ चुके हो सवाल के साथ, तो ही एनसीईआरटी पंच पर आना, ठीक है? नहीं तो एनसीईआरटी पंच ऐसे नहीं खोलनी आपने, ठीक है? ट्राई एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और जो नहीं बने उनके लिए पंच अपलोड करवा दूंगा। पंच के अंदर समरी लेक्चर भी होता है, आपको पता है, ठीक है ना? समरी लेक्चर भी बना रखे हैं सर ने, ठीक है? चाहे तो देख सकते हैं समरी लेक्चर, अगर वाकई समरी चाहिए तो, और नहीं तो आप खुद से ये काम करें तो अच्छी बात है, ठीक है ना? और इसके अलावा आपको सोल्यूशन मिलेंगे एनसीईआरटी के सारे, ठीक है ना? लेकिन ये तब देखने हैं जब आप लड़ाई लड़ चुके हो अपनी, ठीक? इतना करना है बस। मंगलवार को मिलेंगे, एक बढ़िया प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊंगा, ताबड़तोड़, ठीक है? सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल होंगे और अच्छे लेवल के सवाल करवाऊंगा आपको। सीरीज पैरेलल के सवाल नहीं बन रहे हैं, मैं जानता हूं नहीं बन रहे हैं, 2-4 सवाल पीछे करवाऊंगा तो थोड़ी ना आप 20 सवाल बना ले जाओगे, नहीं बनेंगे ना। मैं करवाऊंगा आपको सवाल, प्रैक्टिस सेशन दूंगा तब बनेंगे, ठीक है? और ये कोई फर्स्ट एंड लास्ट प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बोला है। मैं बीच में भी प्रैक्टिस सेशन रखूंगा और बाद में भी रखूंगा जब सिलेबस हमारा पूरा हो चुका होगा, ठीक है? तो टेंशन ना ले, प्रैक्टिस सेशनों की भरमार हमेशा रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है? आपको आते रहना है, आपको बैच में बने रहना है, आपको डटे रहना है, आपको संघर्षशील रहना है थ्रू आउट द लाइफ। ये बैच की बात नहीं कर रहा, लाइफ की बात कर रहा हूं, ठीक है? चलिए, तो आखिरी साल है आपकी पढ़ाई का, स्कूल लेवल की पढ़ाई का, उसके लिए थोड़ी सी जान लगा दो, ठीक है? अपनी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है? एक बार आप चैट तो खोल ले, आपके विचार जान ले जरा क्या है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलें फिर आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो कॉल क्या टाइम पास करेगा, दूसरी क्लास अटेंड कर ले, वीडियो कॉल करनी है तेरे को। 7 लेक्चर का बैकलॉग है, हो कर, पूरा कर बेटा, पूरा कर, ठीक है? चलो, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना?
बस ट्यूसडे के बाद से फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे, है ना। अपन को क्या इंतजार करना है, मतलब मैंने कौन सा मुहूर्त निकालना है कोई, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर चालू कर देंगे अपना, ठीक है ना, और नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे अपन, ठीक है। चलो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।